A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, engaged in teaching CA final पे DT, IDT and CA Inter GST. So here I am with the revision video for CA final क्योंकि CA final के लिए तो ये revision की तरह ही होगा, बट CA इंटर के लिए डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैं कुछ रश नहीं करने वाली बिकॉज बीइंग ITC वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हम उसे रेगुलर क्लास जैसा ही करेंगे. पॉसिबिलिटी ये है कि ये रिवीजन वीडियो मेरा 2 पार्ट्स में हो सकता है बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आईटीसी आता है क्वेश्चन नंबर 1 में. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल अबाउट योर इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्वेश्चन एंड बीइंग द कंपलसरी क्वेश्चन ऑब्वियसली इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है. बट एक चीज और, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आईटीसी आता है. स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास और जिन्होंने मेरे लेक्चर्स शुरू से फॉलो किए हैं सीए इंटर पे, they would also know this thing that question number 1 is not just ITC, it is about payment of tax, it is about ITC, it is about reverse charge mechanism, it is about supply, it is about place of supply, it is about little bit concept of invoice, debit, credit note. मतलब पूरी खिचड़ी है बॉस. Everything that you have done with me till now, mega exemption, place of supply, value of supply, जहां से जो भी है एक compile way में question ready होता है. That means it is testing the knowledge of your GST that you have done till now. You must know कि कहाँ पे forward charge mechanism आता है, कहाँ पे reverse charge mechanism होगा, कहाँ पे मुझे इसका क्या मिलेगा, TDS वाला जो टैक्स डिडक्शन हो चुका है उसका क्रेडिट मिलेगा, कहाँ पे मेगा एग्जेम्पशन होगा, कहाँ पे शेड्यूल नंबर 3 लिखना होगा, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस. मतलब यू मस्ट हैव entire knowledge about the topic so that you would be finding कि ITC is just wow. ठीक है, पहले तो मैं जो अब बता रही हूँ, पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं. देखो आप लोग एक बार चाहो तो अपनी मर्जी से एक बार स्क्रॉल डाउन कर लेना. ये मेरा पीडीएफ है किसका, हमारा सीए एंटर के लिए, ठीक है. और ये मेरा पीडीएफ है किसके लिए, सीए फाइनल के लिए. तो मैं फिर से स्क्रॉल करके बताती रहूंगी, भाई सेम है कंटेंट अलग नहीं है, बट सीए फाइनल पे हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है. सीए इंटर के लिए बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, बट डिटेल तो यहाँ पे भी लगेगा. तो जितना रेलिवेंट है वो सब यहाँ पे हम करेंगे. तो कोई भी हो सीए इंटर या सीए फाइनल, आंख बंद करके आप विश्वास करके इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो. तो लेट अस स्टार्ट. एक चीज और, फॉर द सीए फाइनल स्टूडेंट्स जिसको रेफर करना है तो सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स भी रेफर कर सकते हैं. इसके मेरी जो क्वेश्चन बैंक है, मेरी क्वेश्चन बैंक के एंटायर क्वेश्चन आई विल बी डिस्कसिंग इन अनदर पार्ट ऑफ आईटीसी जिसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे. अब रिगार्डिंग द पीडीएफ ऑफ दैट क्वेश्चन बैंक मैम, तो आईटीसी का उतना पार्ट जो है उसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे स्टडी मेड इजी अंकिता अरोरा, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना. वहां पे उस क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें एमटीपी, आरटीपी, पास्ट पेपर, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन सब कुछ हैं आईटीसी के. ठीक है, तो आप वो वीडियो के साथ अपने आईटीसी के क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते हो, परफेक्ट कर सकते हो. विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ आईटीसी. आई एम गोइंग विद द फ्लो, मैं सेक्शन वाइज नहीं जा रही. तो सीए फाइनल पे जिन लोगों ने लाइव क्लास भी मेरे साथ की है, अब वो इसका एक्चुअल क्या देख सकते हैं, इंटरप्रिटेशन देख सकते हैं. इंटरप्रिटेशन इन द सेंस लिंकेज देख सकते हैं कि एक्चुअल में कैसे चीजें वर्कआउट होती हैं. तो मैं अभी बहुत बेस लेवल पे जाके बात करती हूँ. आई एम गोइंग एट एन अल्ट्रा बेस लेवल. और अल्ट्रा बेस लेवल पे जाके हम क्या बात करते हैं, मैम व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, तो पहले तो मैं वो समझ लूँ क्योंकि मैं एक फ्लो बता रही हूँ और उस फ्लो के थ्रू यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग द एंटायर टॉपिक. पहले ही मैं बता दूँ, हो सकता है इनिशियल 20 मिनट्स में ही मैं आपको बहुत सारे ज्ञान को दे दूँ जिससे आपको फ्लो ऑफ द टॉपिक समझ में आ जाए. तो मैं बात करती हूँ मैम व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट. ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है पॉइंट नंबर 1 कि आप क्या करते हो, कोई बिजनेस करते हो. एज एन पर्सन यू आर एंगेज्ड इन अ बिजनेस, पे फुल अटेंशन ओवर हियर. आप क्या करते हो, कोई बिजनेस करते हो एज अ पर्सन. अब जब आपने ऐसा सोचा कि चलो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं,
ठीक है, आपने ऐसा सोचा लेट अस स्टार्ट सम बिजनेस, तो वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या तो आप सप्लाई ऑफ गुड्स का, या तो वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो सप्लाई ऑफ सर्विस का। ठीक है, मैं सिर्फ आईटीसी नहीं, मैं बहुत सारे चैप्टर का यहाँ लिंक लूंगी, तो आपके लिए बहुत काम की चीज है। मैं फिर बोल रही हूँ, अटेंशन यही रहना चाहिए। अभी हम सोच रहे हैं कि कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ये बिजनेस सप्लाई ऑफ गुड्स के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, ये बिजनेस सप्लाई ऑफ सर्विस के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। ठीक है, तो वॉट एवर वी चूज, हमने जो भी चूज किया दैट डजेंट मैटर, बट हाँ हमने बोला कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब बिजनेस स्टार्ट करके या तो आप क्या सोचोगे कि अभी रुकते हैं, रजिस्ट्रेशन चैप्टर पे आ गई हूं मैं, अभी हम रुकते हैं। क्यों रुक रहे हैं कि लेट अर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस, हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगी, हम फिर क्या लेंगे, रजिस्ट्रेशन लेंगे। तो अभी हम रुके हैं किस चीज के लिए कि लेट अर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस, हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाने दो। दूसरा केस मेरे पास आता है कि नहीं रुकना चाहते यार तुम थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने के लिए, तुम चाहते हो कि वॉयलेंट्री हम क्या ले ले, रजिस्ट्रेशन ले लें। एक बंदा रुक रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए, दूसरा है कि मैं तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूं या चाहती हूँ। तीसरा मेरा कंटेंट आता है, तुमको चॉइस दी नहीं ना थ्रेशोल्ड की ना वॉलेंट्री, क्योंकि कहीं पे हमें लिखा मिला कि हमारी ऐसी कंडीशन है कि हमें तो भाई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये मैं आ गई सबसे पहले रजिस्ट्रेशन चैप्टर पे कि किसी पर्सन ने सोचा है कि वो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो भाई या तो गुड्स सप्लाई करेगा या सर्विस सप्लाई करेगा। सोचा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने देते हैं, सोचा वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेते हैं, और कुछ जगह उसको लेना पड़ रहा है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। मैम व्हाई यू हैव स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ रजिस्ट्रेशन इन योर आईटीसी चैप्टर, आईटीसी चैप्टर में आपने रजिस्ट्रेशन को क्यों इंक्लूड किया अभी पता चलेगा। ठीक है, अब आपने चलो अपना बिजनेस जमा लिया, सोच लिया भैया बिजनेस वगैरह करना है, वॉट एवर, चाहे ये हुआ हो या फिर ये हो, अभी हम इस पे नहीं सोचते। ठीक है, अब आप क्या करोगे मैम, आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप क्या करना स्टार्ट करोगे, आप सप्लाई करना स्टार्ट करोगे। आप गुड्स को क्या करोगे, सेल करोगे, या फिर सर्विस आप क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे। यस, या तो मैम गुड्स को सेल करेंगे या सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब गुड्स को सेल करना है, सर्विस को सप्लाई देना है, जो भी होगा, अब आप किसको दोगे, ऑब्वियसली मैम सामने भी कोई पर्सन होगा हमारे जिसको हम क्या देंगे, या तो गुड्स देंगे या सर्विस देंगे, सामने भी तो कोई पर्सन होगा जिसको गुड्स या सर्विस जा रही है। अब मैम ये भी हो सकता है ये जो सामने वाला पर्सन है, ये सामने वाला पर्सन ये भी तो मैम क्या कर सकता है, या तो बिजनेस के लिए गुड्स खरीद सकता है, यस, या फिर क्या करेगा मैम ये अपने पर्सनल पर्पस के लिए भी क्या कर सकता है, गुड्स खरीद सकता है। हाँ ये भी हो सकता है, ये बंदा बिजनेस पर्पस के लिए भी गुड्स ले सकता है, ये बंदा क्या कर सकता है, पर्सनल पर्पस के लिए भी आपसे गुड्स या सर्विस एज द केस में भी ले सकता है। ठीक है मैम, अब बिजनेस पर्पस के लिए ले रहा है तो हो सकता है ये बंदा जो भी हो रजिस्टर्ड पर्सन हो और बिजनेस कर रहा हो, और हो सकता है ये जो बंदा है दिस इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन हु इज डूइंग द बिजनेस। So it could be a registered person, it could be an unregistered person who has purchased from you, and supplier भी क्या हो सकता है, registered या unregistered person हो सकता है। ठीक है, अब मैम जब ये पर्सन क्या करके आएगा, यहाँ पे गुड्स खरीदेगा, मतलब यहाँ पे उसको गुड्स सेल किए गए, मैं अभी सिर्फ गुड्स ले लेती हूँ, सर्विस को जानबूझ के मैं हटा रही हूँ अभी ताकि ईज रहे। सपोज मैम गुड्स सेल किए, तो मैम जब इसको गुड्स सेल किए होंगे इसको मिला होगा क्या, इसको मिला होगा एक इनवॉइस। यस मैम, इसको क्या मिला होगा, एक इनवॉइस मिला होगा। अब इनवॉइस में वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड साथ में लिखा होगा जीएसटी। तो ये जो पर्सन है इनको वैल्यू ऑफ सप्लाई का पैसा भी दे के आया होगा, साथ में जीएसटी का पैसा भी इसको क्या दे के आया होगा, देना ही पड़ेगा भाई, खरीद रहे तो जीएसटी प्लस वॉट एवर यू हैव परचेस्ड उसका पेमेंट तुम्हें करना पड़ेगा। अब ये किसके पास गया मैम ये पैसा, एक्चुअल में ये वाले पर्सन के पास गया मैम ये पैसा, इसके पास वैल्यू ऑफ सप्लाई भी आ गया, इसके पास जीएसटी भी आ गया। अब ये पर्सन क्या करेगा, अब ये पर्सन अगर खुद रजिस्टर्ड पर्सन है तो क्या करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन है तो मैम ये पर्सन क्या करेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई तो अपने पास रख लेगा, लेकिन जीएसटी किसको देके आएगा, गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देगा जीएसटी। ये क्या करेगा, गवर्नमेंट के पास क्या करेगा, जीएसटी डिपॉजिट कर देगा। अब ये जीएसटी कैसे डिपॉजिट होगा, ये जीएसटी डिपॉजिट होगा गवर्नमेंट के पास,
क्योंकि मैम ये GSTR 3B रिटर्न फाइल करता है, एक रजिस्टर्ड पर्सन ही रिटर्न फाइल कर सकता है। तो ये GSTR 3B करके क्या करता है, रिटर्न फाइल करता है। और उस रिटर्न फाइल में क्या लिखा होता है मैम, उसमें आप आपके सारे आउटवर्ड सप्लाई बताते हो, उसमें आप सारी डिटेल देते हो कि आपने आपका आउटवर्ड सप्लाई क्या किया, और आउटवर्ड सप्लाई में आती है आपकी टैक्स लाइबिलिटी। तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी आप गवर्नमेंट को क्या करके आते हो, पे करके आ जाते हो। मतलब ये जो GST आपने सामने वाले बंदे से कलेक्ट किया, अब ये गवर्नमेंट को देना है, तो दिस इज योर लाइबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट। तो आप सब गवर्नमेंट को देके आ जाते हो GSTR 3B फाइल करने के साथ। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इतना ही स्टोरी को अभी रखते हैं, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते। अब मैं एक एक चीज लेती हूँ। मैम सबसे पहले इसका मतलब आप बोल रहे हो एक आपको चाहिए सप्लायर, हाँ मुझे सप्लायर चाहिए, और एक होना चाहिए मैम आपके पास रिसिपिएंट, चाहे वो गुड्स का रिसिपिएंट हो या फिर वो मैम किसका रिसिपिएंट हो, सर्विस का रिसिपिएंट हो, डजंट मैटर। ठीक है, अगर सपोज करो मैम सप्लायर रजिस्टर्ड है, ठीक है मैम, अगर सप्लायर क्या है, रजिस्टर्ड है, तो आप ये बात समझो एक रजिस्टर्ड पर्सन ही आपसे क्या कर सकता है, टैक्स चार्ज कर सकता है। मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, एक रजिस्टर्ड पर्सन अगर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, सेल करते वक्त वो इनवॉइस बनाएगा, इनवॉइस में वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ GST वो तभी लिख सकता है कि चार्ज तभी कर सकता है इफ दैट पर्सन इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। क्योंकि अगर ये पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, क्योंकि वो टैक्स चार्ज ही नहीं कर सकता, तो टैक्स इनवॉइस कैसे इशू करेगा। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो वो टैक्स इनवॉइस नहीं, बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। तो आप क्या कहना चाहते हो मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ जब पर्सन रजिस्टर्ड है वो इशू करेगा टैक्स इनवॉइस। क्यों इशू करेगा टैक्स इनवॉइस, क्योंकि मैम वो कलेक्ट कर रहा है आपसे टैक्स, और जब एक रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स कलेक्ट करता है, जब एक रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है मैम, टैक्स कलेक्ट करता है, तभी तो रजिस्टर्ड पर्सन किसको दे के आएगा, गवर्नमेंट को दे के आएगा। तभी तो ये रेसिपिएंट बोलेगा कि मैंने जब कोई चीज परचेस की थी, परचेस करते वक्त मैं GST पे करके आया हूं, इस GST का मुझे चाहिए ITC। मेरी पहली चीज क्या है, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है, if the supplier is a registered person then only supplier will charge GST from you, और तभी आप सोच सकते हो कि ITC मिलेगा या नहीं। अभी ITC मिलने के और भी सारे कंडीशंस हैं, बहुत सी चीजें हैं, बट अभी मैं सिर्फ बेस बना रही हूँ। CA इंटर के लिए बेस ज्यादा जरूरी है क्योंकि उन्होंने कभी ITC नहीं पढ़ा, और CA फाइनल ये स्ट्रॉन्ग करेगा उन लोगों के लिए क्योंकि उनको एक फ्लो मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने बोला कि मैम रजिस्टर्ड पर्सन जो है, रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स चार्ज कर सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने टैक्स चार्ज किया है, वो गवर्नमेंट को GSTR 3B में क्या देके आएगा, अपना टैक्स पे करके आएगा। तब जाके रिसिपिएंट सोचेगा कि मैंने क्योंकि परचेस करते वक्त GST पे किया था, तो परचेस करते वक्त जो मैं GST पे करके आया था उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे मिलेगा। अब मैम इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए आगे अभी हम ITC का सेक्शन नंबर 16 पढ़ेंगे। रिसिपिएंट पे कुछ कंडीशंस लगाई है। पहली कंडीशन 16 में सारी कंडीशन बताई, लेकिन पहली चीज तो ये भाई ये तो देखो टैक्स पे हुआ भी है या नहीं, क्योंकि अगर टैक्स पे ही नहीं हुआ होगा तो ITC कैसे सोचोगे। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि सप्लायर होना चाहिए रजिस्टर्ड पर्सन, कंडीशन नंबर 1। दूसरा केस लेती हूँ मैम, पक्का मेरा सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, ये जो मेरा सप्लायर है, दिस सप्लायर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, और यहाँ है मैम मेरा रिसिपिएंट। ठीक है, यहाँ मेरा कौन है मैम, रिसिपिएंट। सप्लायर ने सपोज करो मैम रिसिपिएंट को गुड्स दिए, ठीक है, सप्लायर ने क्या किया, रिसिपिएंट को गुड्स दिए। अब मैम जब ये इनवॉइस बनाएगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखेगा, बट मैम वैल्यू ऑफ सप्लाई में जब वो GST लगाने ही लगा, इसको रोक दिया गया कि आप GST नहीं लगा सकते। क्यों, ऐसा क्यों कर दिया, रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स दे रहा, GST क्यों नहीं लगाने दे रहे, क्योंकि उन गुड्स के ऊपर मेगा एग्जेम्पशन है। या फिर सपोज करो उसने कोई सर्विस प्रोवाइड की और ये सर्विस इज कवर्ड अंडर माय मेगा एग्जेम्पशन। मेगा एग्जेम्पशन का भी टॉपिक देखा होगा तुमने।
तो इसका मतलब क्या बोल रही हूँ मैम, बोल रहे ये रही हूँ कि भाई पर्सन तो रजिस्टर्ड था, बट तुम्हारे गुड्स या सर्विस वॉट एवर यू हैव टेकन दैट वर मेगा एग्जेम्प्टेड, और जब वो मेगा एग्जेम्प्ट होगा तो मैम जीएसटी तो चार्ज ही नहीं हो पाया, और जीएसटी चार्ज नहीं हुआ तो टैक्स इनवॉइस नहीं, सिर्फ नॉर्मल इनवॉइस इशू होगा। नॉर्मल इनवॉइस तुमको इशू करेंगे जिसमें कोई जीएसटी नहीं होगा। इसका मतलब मैम जब रिसिपिएंट सोच रहा होगा, क्या सोच रहा होगा भैया रिसिपिएंट, क्या मुझे आईटीसी मिलेगा इस वाले इनवर्ट सप्लाई पे। इनवर्ट सप्लाई मतलब जो उसने खरीदा है, क्या इस इनवर्ट सप्लाई पे मुझे आईटीसी मिलेगा, तो उसको बहुत जोर से फटकार लगा के अपन क्या बोलेंगे, भाई तूने टैक्स पे किया था इस इनवर्ट सप्लाई पे, तो वो बोलेगा नहीं मैंने तो टैक्स पे ही नहीं किया। क्यों पे नहीं किया, तो क्योंकि ये एग्जेम्प्ट सप्लाई था, सामने वाले ने जो दिया उस पर टैक्स लगता ही नहीं, जब टैक्स लगता ही नहीं, तुमने खून दिया ही नहीं, तो तुम्हें आजादी कैसे देंगे वो, तुमने टैक्स दिया ही नहीं तो तुम्हें आईटीसी कैसे देंगे। तो मेरी कंडीशन नंबर 2, पहला तो सप्लायर रजिस्टर्ड होना चाहिए, दूसरा सप्लायर तो रजिस्टर्ड है मैम, लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी आती है सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है वो भी तो टैक्सेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर वही टैक्सेबल नहीं होता आगे जाके कहानी में आईटीसी कैसे आएगा। दो चीजें क्लियरिफाई की मैंने। तीसरे पे आते हैं, अभी और है, क्लेरिफिकेशन बढ़ता जाएगा। अभी मैंने बोला सप्लायर रजिस्टर्ड होना चाहिए तभी तो टैक्स चार्ज करेगा, और रजिस्टर्ड सप्लायर को कम से कम एग्जेम्प्ट नहीं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा होगा तभी तो टैक्स भरा होगा, तभी तो जाके आईटीसी की बात आगे आएगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। मैम ये तो मेरा रजिस्टर्ड सप्लायर है, डन। मैम ये जो सप्लाई कर रहा है ना, ये सप्लाई भी टैक्सेबल नेचर का ही सप्लाई है, मतलब कोई एग्जेम्पशन ही नहीं, देयर इज नो एग्जेम्पशन एट ऑल। ठीक है, ये रजिस्टर्ड है मेरा सप्लायर, हाँ मैम सप्लायर रजिस्टर्ड है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, बट अब बात आती है मेरे रिसिपिएंट पे। अब मेरे किस पे बात आती है मैम, रिसिपिएंट पे। क्या कहना चाहते हो, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड भी हो सकता है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकता है। इससे क्या हो गया मैम, अगर वो रजिस्टर्ड है तो भी क्या हो गया, अनरजिस्टर्ड क्या हो गया, क्योंकि आपने तो बोला था कि इसको बस टैक्स पे करके आना है। तो मेरी बात सुनो, अगर ये रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब इसके पास होगा एक GSTIN नंबर, गवर्नमेंट पहचानेगी ना, गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा हाँ तेरे नाम पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी इकट्ठा है, क्योंकि जब रिसिपिएंट तुमने कहीं से इनवर्ट सप्लाई लिया था तुम टैक्स पे करके आए थे, और तुम्हारा वो पेमेंट ऑफ टैक्स हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है। लेकिन अगर ये मैम अनरजिस्टर्ड पर्सन हुआ तो, अरे अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास कोई GSTIN नहीं होता, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है तुम कौन हो, नाम से जानेंगे कि तुम सोहन हो, मोहन हो, चिंटू हो, पिंटू हो, और गवर्नमेंट पहचान लेगी। कैसे पहचानेगी गवर्नमेंट, ऑल्दो ये रिसिपिएंट टैक्स पे करके आया है। तुम मॉल में जाते हो टैक्स नहीं पे करते, पे करते मैम, कुछ भी खरीदते हैं हम क्या करते, टैक्स पे करते, क्यों, तुम तो अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, अनरजिस्टर्ड और टैक्स पे करके आ रहे हो, तुमको आईटीसी क्यों नहीं मिलता। एक रीजन तुम पर्सनल पर्पस के लिए खरीदो, दूसरा सपोज करो तुम पर्सनल पर्पस के लिए नहीं खरीद रहे, एक छोटा दुकानदार है उसने अपने लिए स्टॉक खरीदा, वो जीएसटी पे करके आ रहा होगा अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन से परचेस लेके आ रहा है, लेकिन उसको आईटीसी क्यों नहीं मिलता, क्योंकि गवर्नमेंट उसे पहचानती नहीं है। गवर्नमेंट तो तब पहचानेगी जब तुम रजिस्टर होगे, रजिस्टर होके GSTIN नंबर लोगे। कहना क्या चाहते हो, जब तुम रजिस्टर्ड ही नहीं हो, तुम्हारा कोई GSTIN नंबर नहीं है, तो तुम्हारे नाम का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैसे ओपन हुआ होगा। ये चैप्टर है मेरा पेमेंट ऑफ टैक्स, तुम्हारे नाम का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ही नहीं है, और जब तुम्हारे नाम का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ही नहीं है तो आईटीसी कहां से इकट्ठा हुआ होगा, तो तुम आईटीसी कैसे लोगे। इसका मतलब मैम रिसिपिएंट को भी रजिस्टर होना पड़ता है फॉर पर्पस ऑफ टेकिंग आईटीसी। जी हाँ, recipient is also required to take a registration if it want to claim ITC। तो अब मेरी बात थोड़ी सी 3 स्टेज में गई। पहला तो सप्लायर रजिस्टर होगा और टैक्सेबल सप्लाई करेगा, तभी रिसिपिएंट भी रजिस्टर होगा, तभी वो आईटीसी ले सकता है। एक और शर्त आती है, अब क्या मैम, यहाँ पे मैम रजिस्टर्ड है मेरा सप्लायर, सप्लाई भी मैम टैक्सेबल पर्पस के टैक्सेबल सप्लाई है। मैम रिसिपिएंट, अरे रिसिपिएंट भी मैम रजिस्टर्ड है, और बोलो
बट जब रिसिपिएंट ने खरीदा ना ये गुड्स, इसे खरीदा है पर्सनल पर्पस के लिए, मतलब ये आगे जाके इन गुड्स को सेल नहीं करेगा। ये भाई इसने पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा है कुछ, और जो भी इसने पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा भाई साहब आगे जाके इसको सेल नहीं करेंगे। तो वॉट एवर गुड्स दे हैव टेकन वो आगे जाके सेल नहीं होंगे। सेल नहीं होंगे तो मतलब मैम इसका आउटवर्ड सप्लाई नहीं होगा। नहीं, ये आउटवर्ड सप्लाई नहीं होगा, और आउटवर्ड सप्लाई नहीं होगा तो मैम जीएसटी पेबल मतलब जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी कैसे आएगी? क्योंकि जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी तो तब आती है जब आप आउटवर्ड सप्लाई करोगे। जब आप पर्सनल पर्पस के लिए चीजों को खरीद के बैठे हो तो जीएसटी पेबल नहीं आएगा, और जीएसटी पेबल नहीं आएगा तो जो भी आईटीसी है यू कैन नॉट यूज दैट आईटीसी, क्योंकि आईटीसी सिर्फ यूटिलाइज होता है। सुनो सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, आईटीसी कैन ओनली बी यूटिलाइज, आप उसे एनकैश नहीं करवा सकते। आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जितना पैसा तुम्हारा गया है तुम उसे सिर्फ यूटिलाइज कर सकते हो, उसको क्रेडिट, उसको क्या नहीं कर सकते, एनकैश नहीं करा सकते। मैम रिफंड नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। इन जनरल देयर इज नो रिफंड। अगर रिफंड लेना है तो सिर्फ दो ही कंडीशन है। रिफंड लेना है तो कितनी कंडीशन है? सिर्फ दो कंडीशन है जिसमें रिफंड आता है। एक, अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया हो या फिर आपका हो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब मैम ये जीरो रेटेड सप्लाई क्या है और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है अभी के लिए बस समझो। दुनिया में कुछ भी हो जाए, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, तुम आईटीसी को एनकेश नहीं करा सकते, रिफंड नहीं करा सकते। सिर्फ दो ही कंडीशन है, दो ही केसेस है। या तो तुम जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो, एक सिंप्लीफाइड मैनर में मैं जीरो रेटेड सप्लाई को बोल देती हूँ एक्सपोर्ट कर रहे हो। हर एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई नहीं होता, बट सिर्फ ये इंटर वालों के लिए सिंप्लीफाई कर रहे हो। सीए फाइनल वाले जानते हैं कि जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है और आगे हम करेंगे इसको। तो जीरो रेटेड सप्लाई है या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, तब आप एनकैश करा सकते हैं, इसके अलावा कभी एनकैश नहीं होता। मतलब मैम अगर हम यूटिलाइज नहीं कर पाए तो डूब गया हमारा पैसा, लैप्स हो गया हमारा आईटीसी। हाँ, लैप्स हो जाए। तो इससे मेरा क्रक्स क्या निकला? पहला, मैम सप्लायर जो है वो भी रजिस्टर्ड, उसे करना होगा टैक्सेबल सप्लाई। रिसिपिएंट जो है उसे भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, हाँ जी। और साथ ही साथ रजिस्टर्ड होने के साथ जो भी गुड्स लिए हैं उसने बिजनेस पर्पस में उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, हाँ जी। अब और एक चीज आगे बढ़ा देते हैं। क्या आगे बढ़ा रहे हो मैम? अब मैं बोल रही हूँ सप्लायर रजिस्टर्ड है, हाँ। टैक्सेबल सप्लाई है, हाँ, ये सप्लाई टैक्सेबल है। मैम रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज कर रहा है। और वे वाह मैम बस आईटीसी ले ले। अरे रुको, जब इसने यहां से इन गुड्स को खरीदा था यहाँ तो टैक्स लगा, बट सपोज करो इसने कुछ तो मॉडिफिकेशन किया और मॉडिफिकेशन के बाद वो ऐसे गुड्स बन गए, या फिर उसने एचएसएन कोड चेंज किया। कई जगह ऐसा होता है कि एचएसएन कोड आपके एक ही प्रोडक्ट है, जैसे फिनाइल है। फिनाइल का अगर एक तरह का अगर आप नाम लिखो तो 5% टैक्स लगता है, और दूसरी तरह से उसका नाम लिखो तो 12% टैक्स लगता है। ऐसे ही कुछ गुड्स होते हैं, आप एक तरह से नाम लिखो तो टैक्स लगेगा, दूसरी तरह से लिखो तो एग्जाम भी होता है। हम डिटेल में नहीं जा रहे कि वो क्या क्या होता है, लेकिन हाँ, जब ये मैम खरीद के लाए टैक्स लग गया। अब जब ये या तो एचएसएन कोड का कुछ वेरिएशन हुआ या फिर थोड़ा बहुत भी इसने वेरिएशन किया, वेरिएशन के बाद ऐसा कुछ हुआ कि अब ये सप्लाई एग्जाम सप्लाई है। ओ मतलब आउटवर्ड सप्लाई तो मैम ये कर रहा है, आपने कहा था आउटवर्ड सप्लाई होना चाहिए, अब तो ये मैम आउटवर्ड सप्लाई भी कर रहा है, लेकिन अब ये आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है एग्जेम्प्ट नेचर का। तो भाई साहब लेते वक्त रजिस्टर्ड, रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड, लेते वक्त भी टैक्सेबल होना चाहिए, जाते वक्त चीजें बिजनेस के लिए भी होनी चाहिए, साथ में टैक्सेबल नेचर की होना चाहिए। क्योंकि मैम ये एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है तो मैम आउटवर्ड सप्लाई तो हुआ, लेकिन इसकी जीएसटी पेबल आया ही नहीं ना मैम। क्यों? क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई में जीएसटी पेबल ही नहीं हुआ, क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई था। तो जब जीएसटी पेबल नहीं आया तो आईटीसी यूज कैसे करेगा? आईटीसी यूज नहीं कर सकता, मतलब कैन नॉट अवेल आईटीसी। अब बात समझ में आई? तो इसका मतलब मैम सबसे पहले बोलो सप्लायर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, हाँ। मैम रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, हाँ। जो सप्लाई कर रहा है अभी सप्लायर रिसिपिएंट को वो टैक्सेबल भी होना चाहिए, हाँ।
रिसिपिएंट इसे बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेगा, हाँ, और साथ में रिसिपिएंट भी इसको टैक्सेबल पर्पस के लिए यूज करेगा, हाँ भाई हाँ। अब ये सारी कंडीशंस अगर आपकी कंप्लाई होती हैं, ये सारा सिनेरियो बनता है, फिर बोलू अगर ये सारा सिनेरियो बनता है तब जाके सोचना कि इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर को अप्लाई करोगे या नहीं। क्योंकि अगर ये सारी चीजें होती हैं तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस, अभी और कंडीशन है जो बताएंगे कि भाई रेसिपिएंट, ये तो बेसिक कंडीशन थी तेरे को आईटीसी देने की, आगे चल के हम तुझे ये बता रहे कि और सेक्शन 16 की कुछ कंडीशंस है वो कंप्लाई करनी पड़ेगी तब जाके आईटीसी मिलेगा। यहां तक ओके? नहीं समझ में रिवाइंड करना, फिर देख लेना, ये बेस है। क्योंकि इंस्टीट्यूट जानबूझ के पता है क्या करेगा, इंस्टीट्यूट जानबूझ के एक को रजिस्टर्ड देगा, दूसरे को अनरजिस्टर्ड देगा, तुम सोचते ही रह जाओ। मैंने एक पार्ट अभी यहाँ पे क्या किया, कंप्लीट किया। अब मैं फिर अभी भी एनालिसिस पे ही आ रही हूँ, मैं अभी सेक्शन 16 मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, एंड इट इज ऑलरेडी 25 मिनट्स, मैंने अभी सेक्शन 16 स्टार्ट नहीं किया। अब हम फिर से आते हैं, अब किस पे आ गए मैम, अब आ रहे हैं ना, बता रही हूँ किस पे आ रहे हैं। देखो मैम ये है सप्लायर, हाँ जी, ये है मैम रिसिपिएंट, हाँ जी मैम, ये सप्लायर ये रिसिपिएंट, ये भी रजिस्टर्ड, अरे वाह मैम, ये भी रजिस्टर्ड, अरे वाह मैम, ये जो सप्लाई किया ये भी टैक्सेबल, मतलब इनवर्ट सप्लाई जो रिसिपिएंट के लिए हुआ वो एक टैक्सेबल नेचर का ही सप्लाई था, वाह भाई वाह। मैम यहाँ पे इसने जब सप्लाई किया ये बिजनेस वाला ही सप्लाई है, वाह वाह मैम, ये टैक्सेबल ही सप्लाई है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। अब प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई तुमने मेरे साथ पढ़ लिया अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहती हूँ कि जब मैम सप्लायर ने यहाँ पे सप्लाई किया रिसिपिएंट को, सप्लायर ने जब यहां से सप्लाई किया मेरे रिसिपिएंट को, तो मैम वो जो भी सप्लाई था ना, सपोज इट इज अ सर्विस दैट हैज बीन सप्लाइड, सपोज इट इज अ सर्विस दैट हैज बीन सप्लाइड, however that service is covered under reverse charge mechanism। अब ये भी आएंगे तुमको क्वेश्चन में, वो सर्विस जो है ना मैम, वो सर्विस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर करके रखी, तो क्या हो गया, टैक्सेबल तो है, लेकिन मैम सुनो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कौन पे करता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करता है मेरा रिसिपिएंट। सप्लायर मुझसे यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई तो लेगा बट जीएसटी नहीं ले पाएगा, क्योंकि अब रिसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स पे करके आएगा। तो मैम आईटीसी किसको मिलेगा, अरे आईटीसी तो रिसिपिएंट को ही मिलेगा, आईटीसी जो यूटिलाइज करना है वो रिसिपिएंट को ही मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक चीज तुमको डिटेल में बता दूं मैम, सप्लायर भी रजिस्टर्ड था, रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड था, टैक्सेबल सप्लाई भी था, बिजनेस भी था, ये भी टैक्सेबल, आगे भी उसने टैक्सेबल सप्लाई ही करना है इसको। लेकिन जब हमने इनवर्ट सप्लाई देखा तो हमने ये देखा ये इनवर्ट सप्लाई इज कवर्ड अंडर आरसीएम। जब मैम ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर हुआ, इसका मतलब मैम रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा, और जब मैम रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा तो जो टैक्स यहाँ पे रिसिपिएंट में पे किया है उस टैक्स के रिस्पेक्ट में आईटीसी रिसिपिएंट को ही मिलेगा। कहना क्या चाहती हूँ, कहना ये चाहती हूँ कि ये जो यहाँ पे सप्लाई किया है किसने, सप्लायर ने, सप्लायर ने ये वाला जो सप्लाई किया है, अब सप्लायर जब सप्लाई करता है तो वो अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी काउंट करता है। सप्लायर क्या काउंट करता है, अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। अब ये बताओ, जो सप्लायर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हुआ है उसके रिस्पेक्ट में जो भी टैक्स आया है, क्या वो टैक्स इस आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में काउंट होगा, क्या सप्लायर की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में वो टैक्स काउंट होगा, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी सप्लायर की नहीं थी, यहाँ लाइबिलिटी थी रिसिपिएंट की। तो सुनो, जब तुम आईटीसी कैलकुलेट करते हो तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ता है पहले तो तुम्हारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, ठीक है, फिर माइनस करते हो उसमें तुम आईटीसी, फिर उसके बाद देखते हो कि तुम्हारा पेबल कितना है। अब इस आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाली लाइबिलिटी भी आ सकती है, अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लाइबिलिटी भी आती है, पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की वो लाइबिलिटी आएगी जो सप्लायर को पे करनी पड़ी एज अ रेसिपिएंट।
सप्लायर को एज अ रिसिपिएंट जो पे करनी पड़ी, बट जब सप्लायर यहाँ पे सप्लाई कर रहा है और यहाँ पे उसके रिसिपिएंट को पे करनी पड़ रही है, वो वाली लाइबिलिटी यहाँ थोड़ी ना आएगी, तब वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में नहीं आएगी। हाँ, बट जब सप्लायर एज ए रिसिपिएंट कुछ पे कर रहा है, वो आरसीएम वाली लाइबिलिटी यहाँ आती है। बट सप्लायर जब खुद सप्लाई कर रहा है और उसके रिसिपिएंट को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ रहा है, दैट टैक्स लाइबिलिटी विल नॉट बी काउंटेड हियर। ये अभी मैं पॉइंटर्स दे रही हूँ तुमको, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त काम आएंगे, और मुझे आगे जब समझाना होगा तब ये और ज्यादा काम आएंगे। आया मैम समझ में? अब एक और चीज ये बात मैंने समझी सबसे पहले मैम आपसे कि सप्लायर भी रजिस्टर्ड चाहिए, रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड चाहिए। हाँ भाई, सप्लायर रिसिपिएंट दोनों रजिस्टर्ड चाहिए मैम। इसके बाद जो सप्लायर सप्लाई कर रहा है वो भी टैक्सेबल होना चाहिए, और जो रिसिपिएंट आगे जाके बिजनेस पर्पस के लिए सप्लाई करेगा वो भी टैक्सेबल होना चाहिए। हाँ, बट मैम जो सप्लायर सप्लाई कर रहा है वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में है, तो सप्लायर जाके टैक्स पे करके आता है गवर्नमेंट को, और उसका आईटीसी कौन लेता है? रिसिपिएंट। बट अगर सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है अगर वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में है, तो खुद रिसिपिएंट ही टैक्स पे करके आएगा और उसका आईटीसी रिसिपिएंट ही लेगा, आईटीसी में फर्क नहीं। लेकिन अब एक और बात, क्या बात मैम? बात ये है, छोटे छोटे लिंकेज में भर रही हूं अब यहाँ पे, ठीक है मैम। रिसिपिएंट के ऊपर ये बोझ आ गया, सपोज करो रिसिपिएंट के ऊपर क्या आ गया, ये बोझ आ ही चुका है। क्या बोझ आ चुका है? कि अब उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, मेरे बेचारे रिसिपिएंट को अब क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैम क्या हो गया? सपोज करते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, एक्चुअल में पहले ये रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड था, ये अनरजिस्टर्ड था और अनरजिस्टर्ड था, बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का सप्लाई इसने ले लिया, तो मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर से जोड़ दूं, इसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेगा, टैक्स पे करेगा, आईटीसी ले लेगा, डन। और मैम ऑलरेडी अगर ये रजिस्टर्ड है, तो अब रजिस्टर्ड पर्सन को जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लाइबिलिटी पे करनी होती है, ध्यान से सुनो, एक रजिस्टर्ड पर्सन को जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की टैक्स लाइबिलिटी पे करनी होती है, तो रजिस्टर्ड पर्सन को वो लाइबिलिटी कैश लेजर से ही पे करनी पड़ेगी। वहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूटिलाइज नहीं होगा, पेमेंट करने के लिए यूटिलाइज नहीं होगा। पेमेंट करने के बाद आईटीसी अवेल कर सकता है वो, बट जब भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की टैक्स लाइबिलिटी की बात आएगी, फिर सुनो, जब भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के टैक्स लाइबिलिटी की बात आएगी, in that case the recipient is required to pay that tax liability only through electronic cash ledger. He cannot or she cannot utilize the ITC for the payment of RCM वाली liability जो उसने रिसीव किया है, RCM वाला सप्लाई। आगे चल के मैम वो आईटीसी, वो जो टैक्स पे किया उसका आईटीसी ले सकता है, उसका आईटीसी जरूर ले सकता है। अब ये बात ना क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में ये वाला, इन एवरी क्वेश्चन यू विल फाइंड दिस पॉइंट। अब मैं क्रक्स लिखवा दूं, क्योंकि ये क्रक्स मुझे आगे ना भी बहुत काम आने वाला है, क्योंकि पूरा आईटीसी में लिंकेज के थ्रू करवा रही हूँ। तो एक बार में सारा ज्ञान इधर लेने की कोशिश मत करना। वीडियो हो सकता है या 3 आवर्स का भी हो जाओ, 2 वीडियो 3 आवर्स के भी हो सकते हैं मेरे, क्योंकि मैं इतना डिटेल रिविजन ले रही हूँ। क्लास में आईटीसी पढ़ाने में 5 से 6 दिन जाते हैं, ठीक है। मैं वो सारी चीजें कंपाइल करके कोशिश कर रही हूँ 2 रिविजन वीडियो में आपको दे पाऊँ, क्योंकि आईटीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे सी फाइनल या सी इंटर। तो डोंट वेस्ट माय एफर्ट्स, इसे जल्दी जल्दी निपटाना मत, गलती भी मत करना इसको निपटाने की, नहीं तो सही बोल रही हूँ, अटेम्प्ट निपट सकता है। एक एक नंबर से लोग फेल होते हैं, तो हमें वो नहीं बनना, ठीक है। चलो आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो लिंक बोल रही हूँ वो आप देखते जाओ और लिखते जाओ। In order to avail ITC, it is needed that supplier should be a registered person, because if it is not a registered person, then there will be no question of GST charged from recipient and in turn paid to government by supplier
under forward charge mechanism and by recipient under reverse charge mechanism. पॉइंट समझ में आया? देखो, जब तक सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं होगा, सप्लायर क्या नहीं होगा, सप्लायर रजिस्टर्ड ही नहीं होगा अगर मेरा, तो देयर वुड बी नो क्वेश्चन, देयर वुड बी व्हाट, नो क्वेश्चन अबाउट द टैक्स. भाई जब टैक्स ही नहीं लगेगा तो फॉरवर्ड चार्ज कैसा ना रिवर्स चार्ज कैसा. डन, इतनी बात समझ में. देन यहाँ पे अभी मैं एक चीज थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगी, क्योंकि देखो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म करने के लिए कई बार पर्सन रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड वो भी मैटर नहीं करता, तो हम यहाँ पे ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला पॉइंट हटा देते हैं अभी के लिए. ठीक है, सिर्फ अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म तक करते हैं. चार्ज मैकेनिज्म, ये हो गया. देन सेकेंड, the recipient should also be a registered person in order to avail input tax credit. अब recipient को भी क्या होना पड़ेगा, registered person होना पड़ेगा if we want to take ITC. Then recipient can avail ITC only if the inward supply was for a business purpose. तो जो भी इनवर्ड सप्लाई इसने लिया है, इनवर्ड है, इट इज ओके, इनवर्ड सप्लाई जो भी लिया है इट शुड बी फॉर बिजनेस पर्पस, पर्सनल नहीं. तो यहाँ पे और आई कर देती हूँ आगे. दैट मीन्स दैट इनवर्ड सप्लाई शुड नॉट बी फॉर पर्सनल पर्पस. Then the supplier making the supply to recipient should be a taxable nature of supply, else there will be no question of tax and no question of ITC on such inward supply by a recipient. तो तुमको ये बात समझ में आ गई होगी डन, कि भाई रिसिपिएंट जो भी यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, अगर सप्लायर सप्लाई कर रहा है तो सप्लायर को भी ये ध्यान रखना होगा कि वो एग्जाम सप्लाई अगर है तो टैक्स कहाँ चार्ज हो. जब टैक्स चार्ज नहीं हुआ तो आईटीसी की बात नहीं है. फिर नेक्स्ट, अ रजिस्टर्ड पर्सन that is recipient can avail ITC only if the outward supply made by the recipient is taxable supply. अब ये भी जब आउटवर्ड सप्लाई करेगा भाई ये भी टैक्सेबल नेचर का होना चाहिए. जो पॉइंट्स अभी मैंने तुमको समझाया वो सारे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. इफ recipient is required to pay tax due to reverse charge mechanism applicability, in such a case that tax liability should be paid only by electronic cash ledger. That means for that input tax credit cannot be utilized. However, the amount of tax paid by the recipient under reverse charge mechanism would be eligible for ITC. मतलब जब ये पे कर रहा है ना तो ये पेमेंट करते वक्त कैश से ही पे करेगा. देखो यहाँ पे कुछ कुछ अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो थोड़ा सा आप उसको रेक्टिफाई कर लेना, जैसे टेक्स्ट को ये टेक्स्ट ही लेता है हर बार. ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्या हुआ है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको भरना पड़ रहा है तो आप कैश से भरो, बाकी आईटीसी ले सकते हो. और इसी के लिए बोलते हैं सप्लायर विल नॉट टेक इनटू अकाउंट टैक्स लायबिलिटी टू बी पेड बाय रिसिपिएंट ड्यू टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. However, if the supplier as a recipient is liable to pay tax due to the inward supply taken by supplier that was
covered under reverse charge mechanism, in such a case that tax liability will be counted in output tax liability. आया समझ में? तो भाई खुद ने अगर कुछ चीज खरीदी है इसने, ठीक है, एंड वो खरीदने में ये रिसिपिएंट बन गया तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी है ना, तो वो काउंट होगी। बट जब रिसिपिएंट को दे रहा है ये और रिसिपिएंट को पे करना पड़ रहा है, तो इसकी कहाँ की लाइबिलिटी है? एक पॉइंट और जो डिस्कस किया था, इफ एन अनरजिस्टर्ड recipient receives any supply that is chargeable under reverse charge mechanism, in such a case the person is required to get itself compulsory registered in order to comply reverse charge mechanism. अनरजिस्टर्ड होगा भी अगर रेसिपिएंट, तो भाई को क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन लेके सारे कंप्लायंस करने पड़ेंगे। और रजिस्टर्ड है तो कोई बात नहीं। तो दिस वर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस 40 मिनट्स विथ रिस्पेक्ट टू आईटीसी। पॉज ले रहे हैं, मतलब आपको मैं 5 मिनट दे रही हूँ इस क्रक्स को एक बार रीड आउट करने के लिए, लिखने के लिए। देन वी विल कंटिन्यू विद द फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ, बता रही हूँ फिर से, आईटीसी को इतने ही डिटेल में करूंगी और अच्छे से करूंगी, चाहे 2 वीडियो लग जाए, नो वरी इन दैट। ओके, चलो, तो आई होप रीडिंग का काम हो गया होगा। अब फ्लो को आगे बढ़ाती हूँ, और मैं लिटरली बोल रही हूँ, ये जो फ्लो है ना, जब तुम मेरे साथ सेक्शन नंबर 16 पढ़ोगे, 17 पढ़ोगे, फिर वो रीडिंग ही बचेगा। ये फ्लो ही है जिसमें मैं सारा के सारा एक्सप्लेनेशन आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एक लिंक से दे रही हूँ। ये जितनी चीजें अभी आपने मेरे साथ की ना कहीं आपको पता चलेगा व्हेन वी विल बी रीडिंग 16, 17, 18। मैम ये सब तो आप बता चुके हो, और ऐसा होने वाला है। ठीक है, चलो फिर फ्लो को आगे बढ़ाएं, रीडिंग बाद में देखते रहेंगे। अब आते हैं, मैम आपने कहा कि सप्लायर होना चाहिए रजिस्टर्ड, हाँ। आपने कहा इसको करना है टैक्सेबल सप्लाई, हाँ। और रेसिपिएंट भी कहीं ना कहीं होना चाहिए रजिस्टर्ड, हाँ। मतलब सप्लायर के रिस्पेक्ट में मैं बोलूँ, जितनी भी चीजें थी ना वो खत्म हो गई। सप्लायर के रिस्पेक्ट में कि एक रेसिपिएंट टैक्स ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, चीजें खत्म हो गई। बट अब याद ये रखना, अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये मत लिखना कि एज पर सेक्शन 16 या फिर आईटीसी के कारण आप आईटीसी नहीं ले पाए, क्योंकि अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो टैक्स ही कभी नहीं गया। तो रीजन लिखने में गलती मत करना। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो आईटीसी को दोष मत देने बैठना कि इसके कारण नहीं ले पाए। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो बताना बिकॉज an unregistered person cannot charge taxes, and when the person cannot charge taxes, the question of ITC does not arise. सप्लायर रजिस्टर्ड है बट मैम उसने जो सप्लाई किया वो टैक्सेबल नहीं है, तब भी लिखना कि बिकॉज द इनवर्ट सप्लाई इज एग्जेम्प्ट, इनवर्ट सप्लाई एग्जेम्प्ट है इसलिए आप आईटीसी नहीं ले सकते, क्योंकि जब टैक्स ही नहीं भरा तो आईटीसी कैसे लोगे। तो वो सारे रीजंस आपको अभी सेक्शन 16, 17 में जहां जो जैसे हैं आई विल बी टेलिंग यू। अब मैं प्रॉपरली आती हूँ रेसिपिएंट के ऊपर। अब मैं ये बार बार रिपीट नहीं करने वाली, मैंने बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाने की कोशिश कर दी। अब आते हैं मैम रेसिपिएंट के ऊपर। अब मैम ये रेसिपिएंट जो है पहली चीज आपने बोल दी, द रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। हाँ भैया, रेसिपिएंट होना चाहिए एक रजिस्टर्ड पर्सन, इसमें कोई दो राहें नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जस्ट बिकॉज अ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, और इससे पहले की सारी कंडीशन जो भी अभी हमने बोली वो सब कंप्लाई हो चुकी, बट इससे पहले की जो सारी कंडीशन है वो सप्लायर बेस्ड नहीं है, वो इंटरप्रिटेशन है, वो आईटीसी में नहीं है। सॉरी, आईटीसी में कहीं नहीं लिखा मिलेगा आपको ये, बट दिस इज ऑल इंटरप्रिटेशन। तो आईटीसी के किसी सेक्शन के नाम पे इसके रीजन नहीं लिख के आना, आईटीसी चालू ही होता है रेसिपिएंट से। ठीक है, तो मैम अगर एक रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, क्या उसको आप आईटीसी दोगे? तो मैं उसको बोलूंगी, देखो हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को एक बार सेक्शन नंबर 16 पढ़ लेना चाहिए। सेक्शन नंबर 16 अगर वो कंप्लाई कर लेता है तो शायद उसको आईटीसी मिल जाएगा। क्या? अगर सेक्शन नंबर 16 कंप्लाई करता है तो मे भी उसको आईटीसी मिल जाएगा। क्यों मैम? क्योंकि हम उसको बताएंगे सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 में ऑल दो सारी कंडीशंस आपने 16 की पूरी कर ली। 16 is about eligibility and condition to avail ITC.
16 इज अबाउट एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन टू अवेल आईटीसी, मतलब सारी कंडीशन कंप्लाई करने के बाद भी मैं हो सकता है बोलूं सेक्शन नंबर 17 में, एंड स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 17 के सबसेक्शन 5 में, कि ये ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक्ड द क्रेडिट। तो आप कंडीशंस कंप्लाई कर गए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लाई कर गए, हो सकता है फिर भी 17.5 बोले कि सब कुछ होने के बाद भी सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते, 17.5 ने इसे ब्लॉक कर दिया। फ्लो समझ में आया? तो आपको चेक करना, एलिजिबिलिटी तो थी मैम बट दिस हैज बीन ब्लॉक्ड, और ब्लॉक किया 17.5 में, ठीक है। देन मैम कुछ चीजें ऐसी है सेक्शन नंबर 18 बताता है, सेक्शन नंबर 18 बताता है कि ऑल्दो कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को भी मैं सिर्फ इतना लिखती हूँ, देयर आर सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, कुछ तो ऐसे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है जिन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आपको आईटीसी मिलेगा, भले ही आप पहले अनरजिस्टर्ड थे। क्या बोल रहे हो? 16 बोलता है सभी पे एप्लीकेबल है, 16 सभी के सभी पे एप्लीकेबल है, और सब पे एप्लीकेबल होके बोलता है ये एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस अगर है तो तुमको आईटीसी मिल सकता है, लेकिन साथ में ये भी हो सकता है कि 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक कर दिया गया और वो छोड़ो यहाँ पे भी एलिजिबल है, 17.5 में ब्लॉक भी नहीं है, तो उसको आईटीसी मिलेगा। और एक 18 वाला सेक्शन स्पेसिफिकली ये कहता है, स्पेसिफिकली 18 सेक्शन ये कहता है, क्या कहता है मैम? 18 सेक्शन आपको स्पेसिफिकली ये कहता है कि वो कुछ कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस है जहाँ पे भले पहले आप अनरजिस्टर्ड थे फिर भी आपको हम अभी क्या कर सकते हैं, आईटीसी दे सकते हैं। और वो क्या सर्कमस्टेंस है वो देखेंगे, अभी नहीं डिस्कस करते, बट वो स्पेशल है और वो समझ में आ जाएंगे इजी। अभी मेरा फ्लो इस पे, फिर इसके बाद इन्होंने एक और सेक्शन दिया है जिसमें मैं बोलती हूँ स्पेसिफिकली उन्होंने लिख के दिया है, कुछ जगह पे हमने रेस्ट्रिक्शन दिया है, आईटीसी रेस्ट्रिक्शन। आईटीसी है आपके पास, आप यूज कर सकते हो, हमने ब्लॉक नहीं किया है। हाँ आपके पास आईटीसी है, आप यूज कर सकते हो, हमने ब्लॉक नहीं किया 17.5 में। फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि कुछ तो रेस्ट्रिक्शन है, और वो रेस्ट्रिक्शन कुछ ऐसा है, वो बोलता है कि आपको आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी है, हमने कहा है, बोलते कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली हम बोल रहे हैं, कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली हम बोल रहे हैं कि 99% तो आईटीसी यूटिलाइज कर लो, लेकिन 1% ऑफ योर लाइबिलिटी तो कैश में ही पे करोगे। 99% यूटिलाइज कर लो, लेकिन 1% तो जबरदस्ती हम बोल रहे कि कैश में ही पे करो। तो मैंने फ्लो बताया अभी। 16 बोलता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन, 16 के बाद आता है 17 का सिर्फ सबसेक्शन 5 बता रही हूँ, उसमें कुछ चीजों को ब्लॉक करके रखा। फिर आता है कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंस, जिन स्पेशल सर्कमस्टेंस में ये कह के रखा है कि भले आप पहले अनरजिस्टर्ड थे, अब रजिस्टर्ड हुए हो, और अनरजिस्टर्ड होते वक्त आपने जो सामान खरीदा था उसका भी क्रेडिट दे देंगे। बहुत अच्छी बात, वो भी देखेंगे अपन। फिर आता है आईटीसी रजिस्ट्रेशन, आईटीसी रेस्ट्रिक्शन की भाई सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, फिर भी जबरदस्ती इन्होंने क्या बोला कि हम तुम्हारा आईटीसी रेस्ट्रिक्ट करते हैं, और रेस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं कि पूरा कर दिया, 99% यूटिलाइजेशन करो, लेकिन 1% यू हैव टू पे थ्रू योर कैश लेजर। बढ़िया है, समझ में ही आता बात। अब फ्लो को आगे बढ़ाओ। अब आते हैं हम रिसिपिएंट, फिर से रिसिपिएंट के ऊपर, और आपने मैम क्या बोला, ये रिसिपिएंट पे सबसे पहले लगता है मेरा सेक्शन नंबर 16। हाँ जी, रिसिपिएंट पे सबसे पहले आपका लगेगा सेक्शन नंबर 16, अब उसी को समझने जा रहे हैं। मैम आपने क्या कहा, रिसिपिएंट के लिए आपने कहा कि जब ये कुछ भी खरीदता है, जब ये कुछ भी खरीदता है तो दैट परचेस शुड बी फॉर बिजनेस पर्पस, मतलब जो भी चीज आपने खरीदी है इट शुड बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ योर बिजनेस। हाँ जी, यही कहा मैंने, पॉइंट नंबर 1। एंड सेकेंड, whenever the supply would be done by this recipient for that goods, वो जो भी गुड्स वगैरह खरीदे, सर्विस ली, जो भी किया, जब उसका वो आउटवर्ड सप्लाई करेगा, दैट आउटवर्ड सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू बी टैक्सेबल। हाँ, अगर ये दोनों चीजें होती हैं तो आप बोल रहे हो मैम कि आईटीसी मिल सकता है। हाँ, मैंने बोला तब कि आईटीसी मिल सकता है, बट मैम आईटीसी मिल सकता है, एलिजिबल तो होता है सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन। 16 इज ऑल अबाउट एलिजिबिलिटी,
16 आपका किसके ऊपर है, एलिजिबिलिटी के ऊपर है। तो 16 इज अबाउट एलिजिबिलिटी, 16 क्या बताता है, एलिजिबिलिटी बताता है, ठीक है। तो मैम एक रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल तो है, लेकिन कुछ कंडीशंस और हैं जो उसको कंप्लाई करनी है आईटीसी अवेल करने के लिए, जो सेक्शन नंबर 16 ने कुछ कंडीशंस भी दी है, ठीक है। अब मानते हैं मैम कि वो कंडीशंस कंप्लाई हो गई, ठीक है, मान लेते हैं वो कंडीशन कंप्लाई हो गई, क्या वो मैम आईटीसी ले सकता है? हाँ, अगर वो ब्लॉक्ड नहीं है तो वो आईटीसी ले सकता है, और अगर उस पर वो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता है तो 99 की जगह पूरा 100% आईटीसी भी वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ वो कंडीशंस क्या है। तो रिसिपिएंट को बोला, देखो रिसिपिएंट समझो, एक लॉजिकल चीज हम तुमको बता रहे, क्या लॉजिकल चीज, वो रिसिपिएंट को बोलते हैं, देखो रिसिपिएंट सबसे पहली चीज, तुम्हें सपोज करो किसी मूवी में जाना है, कोई मूवी देखने जाना है, किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाना है, कहीं पे भी एंट्री लेनी है, तुम्हारे पास टिकट होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए ना कि तुमने पैसा दिया, टिकट खरीदी। हाँ, रिसिपिएंट बोलेगा हाँ बिल्कुल। बोलते वैसे ही तुमने जब इनवर्ट सप्लाई लिया था सप्लायर से, तुमने जब इनवर्ट सप्लाई लिया था अपने सप्लायर से, हमें क्या पता तुमने जीएसटी पे किया या नहीं, हमें क्या पता, हमें तुम भी तो प्रूफ दो। सप्लायर जीएसटी भर के आ गया तुम्हारा गवर्नमेंट के पास, बट गवर्नमेंट ये भी तो पूछेगी ना कि तुम ही रेसिपिएंट हो, तुम ही वो जीएसटीआईएन नंबर वाले हो या नहीं, तुम्हारे पास कुछ प्रूफ तो होना चाहिए। तुम मूवी देखने जाते हो, तुम पेमेंट करके आ चुके हो, पर तुम प्रूफ दोगे ना टिकट कि देखो प्रूफ है। तो वही रिसिपिएंट को बोला, देखो रिसिपिएंट तुम्हारे पास भी कुछ तो होना चाहिए। तो रिसिपिएंट बोला क्या चाहिए तुम्हें, बोले वो टैक्स इनवॉइस, कम से कम उसकी कॉपी रखो। चलो टैक्स इनवॉइस नहीं है तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हमें पता चल जाए कि तुम टैक्स पे करके आए हो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्योंकि टैक्स इनवॉइस नहीं होता, ठीक है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में तुमने मेरे साथ समझा है रिवाइज्ड इनवॉइस क्या होता है, या तो रिवाइज्ड इनवॉइस मतलब कोई भी ऐसा, या फिर शिपिंग बिल जो होता है, शिपिंग बिल दे दो, मतलब कुछ तो ऐसा दो जिससे हमको पता चल जाए कि टैक्स पे हुआ है। तो यहाँ पे हमको चाहिए टैक्स इनवॉइस या डॉक्यूमेंट या फिर रिवाइज्ड इनवॉइस, कुछ तो चाहिए। मतलब रिसिपिएंट को पहली कंडीशन क्या दी, फर्स्ट कंडीशन यू मस्ट हैव the tax invoice or document or revised invoice or shipping bill or any document that prescribe that the tax has been paid, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये बता दे कि टैक्स पे हुआ। कंडीशन नंबर 1, और वैलिड है बहुत कंडीशन, ठीक है। फिर रिसिपिएंट को बोला कंडीशन नंबर 2, रिसिपिएंट तुम कब टैक्स ले पाओगे, रिसिपिएंट तुम कब आईटीसी ले पाओगे। देखो इनवॉइस तो है तुम्हारे पास, बट हमें क्या पता सच में सप्लाई हुआ था या नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं इनवॉइस हैज बीन इशूड विदाउट अ सप्लाई, सप्लायर ने तुमको इनवॉइस सिर्फ इसलिए इशू कर दिया कि तुम आईटीसी अवेल कर पाओ, ऐसा तो नहीं है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे को रिसीव होना चाहिए, क्या रिसीव होना चाहिए, गुड्स या सर्विस, स्पेसिफिकली तुम्हें गुड्स एंड सर्विस रिसीव होनी चाहिए। बट वो बोल रहा है अरे रुको रुको रुको, आप बोल रहे हो मुझे गुड्स एंड सर्विस रिसीव होना चाहिए, मैंने तो बिल टू शिप टू कर दिया। अब ये बिल टू शिप टू मैम कहाँ पढ़ा था, बिल टू शिप टू पढ़ा था प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में, कि बिलिंग तो मेरे रिसिपिएंट के नाम पे, पर रिसिपिएंट ने फोन करके बोला मुझे गुड्स मत पहुंचाओ कहीं और, मतलब जहाँ पे भी उसका बायर है उसको पहुंचाओ। ये बोल रहे अरे मैंने तो बिल टू शिप टू किया है, तो बोले वो चलेगा, हम वो एक्सेप्शन रखते हैं, दैट इज एन एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन चलेगा। मतलब इवन अगर बिल टू शिप टू तो मानेंगे कि तुमको ही गुड्स क्या हुए हैं, रिसीव हुए हैं, और सर्विस के केस में बिल टू शिप टू होता नहीं, तो मान लेंगे कि बिल टू शिप टू है तो ठीक है, तुम्हें ही गुड्स रिसीव हुए, अदरवाइज जो भी गुड्स एंड सर्विस है तुम्हें ही रिसीव होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसने एक और चीज बोली, क्या बोला, बोले आप मुझे बोल रहे हो रिसीव होना चाहिए, मैंने माना रिसीव होना चाहिए, बट आई एम रिसीविंग दैट थिंग्स इन इंस्टॉलमेंट, मैं गुड्स को इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रहा हूँ, अब बताओ पहला इंस्टॉलमेंट आ गया तो अभी मेरे को आईटीसी के लिए एलिजिबल कर दोगे। तुमने बोला देखो अगर तुम गुड्स इंस्टॉलमेंट में लेते हो, अगर तुम क्या लॉट में तुम्हारे पास गुड्स आ रहे हैं तो लॉट में आ रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में तुम्हारे पास गुड्स आ रहे हैं, बात तो तुम्हारी सही है कि पेमेंट हो सकता है तुमने एक साथ कर दिया हो, ठीक है, यहाँ पे पेमेंट क्या हो गया एक साथ हो गया, लेकिन अभी गुड्स तो हौले 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 आ रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने बोला जब भी तुम्हें लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा
whenever you will receive the last lot or last installment, you will be eligible to claim ITC. तब तुम ITC क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो. तो ये एंड कंडीशन है, ऐसा नहीं कि ये हो गई तो ये नहीं हो. जितनी भी अभी मैं कंडीशन बोल रही हूँ सारी कंडीशंस होनी चाहिए तुम्हारी कंप्लाई. तो कंडीशन मैंने क्या बोला, एक तो तुम्हारे पास इनवॉइस होना चाहिए और इनवॉइस के साथ होना चाहिए गुड्स एंड सर्विस जो तुम्हें रिसीव हुआ है. अगर बिल टू शिप तुम्हें रिसीव हुआ है कोई बात नहीं, चलेगा, हम मान लेते कि तुम्हें रिसीव हुआ है. या फिर इंस्टॉलमेंट में रिसीव करो तो जब तुम्हें लास्ट लॉट रिसीव हुआ था उस दिन तुम एलिजिबल हो गए आईटीसी क्लेम करने के लिए. अब लिंकेज के फॉर्म में ही बता रही हूँ मैम, इनवॉइस तो है भाई के पास, अभी चल रहा है 2024 और वो इनवॉइस है 2018 का. हो इन्होंने बोले भाई ऐसा नहीं चलेगा कि तुम कोई भी इनवॉइस मुंह उठा के कभी भी लेके आ गए. बोलते इनवॉइस 1 ईयर से पुराना नहीं हो सकता. इनवॉइस कुड नॉट बी, ये जो भी डॉक्यूमेंट है 1 ईयर से पुराने नहीं हो सकते हैं. 1 साल से पुराने, तुम 1 साल भी तुमको होश नहीं है कि तुमको आईटीसी क्लेम करना, तो भूल ही जाओ. तो दैट इनवॉइस शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर. ये कंडीशन नहीं है, ये अलग से सब सेक्शन में दिया है, बट एक फ्लो बता रही हूँ पहले तुमको, फिर रीडिंग में मैं बताते जाऊंगी कि कहाँ पे क्या चीज है. तो पहली कंडीशन तो मेरी हो गई कि इनवॉइस होना चाहिए. दूसरी कंडीशन है गुड्स एंड सर्विस मुझे रिसीव होना चाहिए. अब तीसरी कंडीशन क्या है. अब तीसरी कंडीशन ये कि देखो तुम तो क्या करके आए, ये जो था तुम्हारा सप्लायर को तुम क्या करके आ गए, वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ जीएसटी पे करके आ गए. हाँ कर दिया. ये कौन बोल रहा है, हाँ रिसिपिएंट बोल रहा है मैंने ऐसा कर दिया. और अब मैं मान रही हूँ कि रजिस्टर्ड रिसिपिएंट ही है क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है. मैं अब सेक्शन 16 बता रही हूँ. एलिजिबल है, एलिजिबल मतलब ये रजिस्टर्ड पर्सन है. अब मैम यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ये रजिस्टर्ड पर्सन ने क्या किया, सप्लायर को गुड्स लिए और पैसा दे दिया, जीएसटी का पैसा भी दे दिया, बट ये गया ही नहीं गवर्नमेंट के पास. इसने अपने पास ही जीएसटी का अमाउंट रख लिया, इसने गवर्नमेंट को वो टैक्स ही पे नहीं किया. तो सप्लायर हैज नॉट पेड टैक्स टू द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट तुम्हें क्या बोलेगी, तुम आईटीसी अवेल नहीं कर सकते. तुम क्या नहीं कर सकते, आईटीसी अवेल नहीं कर सकते हो. तो सबसे पहले सप्लायर को भी क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को. अगर सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया तो आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास टैक्स ही नहीं गया तो आईटीसी कैसे आएगा. अब मेरी बात एक और सुनो, ये सीए इंटर पे डिमांड एंड रिकवरी टॉपिक नहीं है, सीए फाइनल पे है, बट इसका रेलिवेंस यहाँ आता है इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ. सप्लायर के पास यूजुअली ना 3 मंथ्स होते हैं. विद इन 3 मंथ्स वो क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है. किसको पेमेंट कर सकता है, आपके गवर्नमेंट को. अगर उसने टैक्स कलेक्ट किया तो गवर्नमेंट को पे कर सकता है 3 महीने होते हैं. इसके केसेस अलग अलग हैं, बट अभी के लिए मैं सिर्फ 3 मंथ्स वाला केस बता रही हूँ. अगर इसने 3 मंथ्स का पे 3 मंथ्स है. अब क्या हुआ, तुमने जैसे ही परचेस किया, नेक्स्ट मंथ रिसिपिएंट ने क्या किया, अपना रिटर्न फाइल किया. नेक्स्ट मंथ रिसिपिएंट ने क्या किया, अपना, इसके पास तो 3 महीने, लेकिन रिसिपिएंट ने तो अगले महीने ही क्या किया, जीएसटी का रिटर्न फाइल किया, अपनी टैक्स लाइबिलिटी निकाली और टैक्स लाइबिलिटी में आईटीसी अवेल कर लिया. अब उसमें यहाँ पे जो ये जीएसटी दे के आया, यहाँ पे क्या किया इसने, जो जीएसटी दे के आया, इसके आईटीसी में बहुत क्या था, इसके क्रेडिट लेजर में इकट्ठा पड़ा था. इसने तो क्या कर दिया, आईटीसी यूटिलाइज कर दिया, जबकि अभी तक क्या हुआ, या पेमेंट हुआ नहीं. मैम यहाँ पे सप्लायर ने क्या किया, एक होता है GSTR1, ये आउटवर्ड टैक्स स्टेटमेंट होता है. सप्लायर को एक आउटवर्ड स्टेटमेंट भी फाइल करना होता है कि इतना इतना उतने आउटवर्ड सप्लाई किया. फिर सप्लायर क्या करता है, आउटवर्ड टैक्स जैसे ही फाइल करता है तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है और गवर्नमेंट उसके आईटीसी में, रिसिपिएंट के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो आईटीसी रख देती. अब इसने तो वो आईटीसी यूज कर लिया. गवर्नमेंट 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, इंतजार ही कर रही है कि सच में पैसा कब आएगा. गवर्नमेंट ने तो तुम्हारे क्रेडिट लेजर में दे दिया था रिसिपिएंट के, रिसिपिएंट ने तो उसको यूटिलाइज भी कर लिया. अब 3 मंथ्स निकल गए, भाई ने तो पेमेंट ही नहीं किया. तो ये गवर्नमेंट बोलती देखो अभी तुम्हें मिल तो गया था आईटीसी, लेकिन तुम्हें इसको रिवर्स करना पड़ेगा. आईटीसी को रिवर्स मतलब हमें वापस पे करो इसे, और इसे विद इंटरेस्ट हमें वापस पे करो. तो इसीलिए बोल रहे
जब तक सप्लायर टैक्स पे करके नहीं आता गवर्नमेंट को, अगर तुमने यूटिलाइज कर लिया है तो वो तुम्हें एक टाइम के बाद रिवर्सल भी करवा देंगे। लेकिन अगर रिवर्सल वाली बात को भी मैं नहीं भी ध्यान रखूं तो कंडीशन यही तो हुई कि सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया तो तुम्हें आईटीसी नहीं मिलेगा। रिसिपेंट मतलब गलती किसकी? सप्लायर की। भुगत कौन रहा है? मेरा रिसिपेंट। तो रिसिपेंट को रिवर्सल करना पड़ सकता है विद इंटरेस्ट, मतलब कंडीशन वही हुई कि कैन नॉट अवेल आईटीसी अंटिल एंड अनलेस सप्लायर हैज पेड द टैक्सेस। यहां तक आया समझ में? तो 3 कंडीशन, रिसीव भी करना है गुड्स, हाँ जी। दूसरी कंडीशन इनवॉइस होना चाहिए, हाँ जी। तीसरा सप्लायर को भी टैक्स पे करके आना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद बोलते चलो ये सारी कंडीशंस तो ही। अब जब सप्लायर जो है ना GST-R1 फाइल करता है, तो सप्लायर जब GST-R1 फाइल करता है ना तो उसमें वो बता के, उसमें एक ना बाइफर्केशन है GST-R1 में कि कौन सा एलिजिबल आईटीसी है, कौन सा एलिजिबल आईटीसी नहीं है। तो जब ये GST-R1 सप्लायर फाइल करता है तो उसमें वो खुद ही बता देता है कि एलिजिबल आईटीसी कितना है इसके लिए और इनएलिजिबल आईटीसी कितना है। तो वो इसी फॉर्म में कम्युनिकेट होना चाहिए कि तुम्हारे लिए रिसिपेंट एलिजिबल कितना है, इनएलिजिबल कितना है। अब जब सप्लायर ये GST-R1 फाइल करता है, मतलब आउटवर्ड सप्लाई का एक स्टेटमेंट फाइल करता है, ये रिटर्न नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। तो इसमें सपोज लिखा मैंने रिसिपेंट 1, रिसिपेंट 2, रिसिपेंट 3, रिसिपेंट 4, इन रिसिपेंट को क्या किया है? सप्लाई किया है। भाई रिसिपेंट को ही तो ये सप्लाई कर रहा होगा ना, तो उसने डिटेल दे दी, ये रिसिपेंट है, ये रिसिपेंट है, ये रिसिपेंट है, ये रिसिपेंट है, उसने पूरी डिटेल दे दी। अब क्या होता है, जब सप्लायर ये डिटेल देता है ना रिसिपेंट की, तो रिसिपिएंट को भी एक स्टेटमेंट रिसीव होता है और उसमें ये डिटेल आ जाती है कि सप्लायर ने फाइल कर दिया, सप्लायर ने बता दिया कि उसने तुमको सप्लाई किया। गवर्नमेंट को पता चल जाएगा तुमने परचेस किया, सप्लायर बता देगा कि हाँ मैंने सप्लाई किया, कंडीशन मीट आउट होती है, तो यहाँ पे फिर ही जाके हम बोल रहे हैं ना आईटीसी अवेल कर सकता है मेरा रिसिपिएंट। तो यहाँ ऑटो पॉपुलेशन का सिस्टम है कि जैसे ही GST-R1 में रिसिपिएंट लिखेगा, सप्लायर लिखेगा कि इस रिसिपिएंट को मैंने सप्लाई किया, तो उन रिसिपिएंट को एक स्टेटमेंट मिल जाएगा, वो स्टेटमेंट में आ जाएगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ से परचेस किया। तो ये ऑटो पॉपुलेट होता है। तो ऑटो पॉपुलेट हो गया मतलब सप्लायर क्या कर रहा है, ये डिटेल लिख रहा है और ये डिटेल में सप्लायर को ये लिखना पड़ेगा कि एलिजिबल और इनएलिजिबल आईटीसी क्या है। ये 2 अलग अलग कंडीशन है जिसको हमने साथ में देखा। ये भी कंडीशन हो गई। और फिर लास्ट कंडीशन बोलते हैं कि अगर तुमको आईटीसी अवेल करना है तो याद रखना तुमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि तुम रिटर्न फाइल करोगे तभी तो टैक्स पे करोगे। रिसिपिएंट तुम रिटर्न फाइल करोगे तभी तो टैक्स पे करोगे, और जब तुम टैक्स पे ही नहीं कर रहे तो आईटीसी कैसे ले सकते हो? क्योंकि आईटीसी एनकैश नहीं कर सकते। 2 ही कंडीशन है रिफंड की आईटीसी के, तो रिटर्न फाइल करो और आईटीसी ले लो। ये दिए हैं कंडीशन कहाँ पे? मेरे सेक्शन नंबर 16 में। अब मैं तुम्हें ये सारी चीजें पढ़ाती हूँ, तुमको सब समझ में आएगा। एक और मैं चाहती हूँ एक और एनालिसिस दे दूँ, उसके बाद ही पढ़ाऊँ तो ज्यादा अच्छा है। मैम आपने एक चीज बोली ना एलिजिबल, हाँ मैंने बोला ना एलिजिबल, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन, आप इसकी बात कर रहे हो और आप बोल रहे हो सेक्शन नंबर 16 में दिया है कि कौन एलिजिबल है और क्या कंडीशन है आईटीसी लेने के लिए। डन। एलिजिबल में आपने बोला रजिस्टर्ड पर्सन इज एलिजिबल, डन। बट अब मैम रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है? एक एनआरटीपी भी रजिस्टर्ड पर्सन है मैम, एक सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। जिसने रजिस्ट्रेशन चैप्टर नहीं किया प्लीज आईटीसी पे मत आना, क्योंकि आईटीसी में आधे से ज्यादा बार मैं रजिस्ट्रेशन का रेफरेंस लूंगी। तो इफ यू हैव येट नॉट डन माय रजिस्ट्रेशन चैप्टर, रजिस्ट्रेशन भी ऐसे रेगुलर वीडियो की तरह पूरा दिया हुआ है, जाओ जाके सीए इंटर वालों और सीए फाइनल वालों स्क्रॉल डाउन कर लो, स्क्रॉल डाउन करने के बाद रजिस्ट्रेशन देख के ही यहाँ पे। तो मैम रजिस्ट्रेशन एनआरटीपी की तरह होता है, सीटीपी की तरह होता है, परफेक्ट। मैम रजिस्ट्रेशन एक नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन की तरह भी तो होता है। हाँ नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन मतलब सेक्शन नंबर 9, वो भी एक रजिस्ट्रेशन है। मैम रजिस्ट्रेशन आपका सेक्शन नंबर 10 में भी होता है। क्या होता है सेक्शन 10? देख लेना, कंपोजिशन स्कीम। हाँ मैम कंपोजिशन स्कीम वाला रजिस्ट्रेशन भी होता है। कहना क्या चाहते हो? कहना ही चाहती हूँ
यहाँ, 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 हर रजिस्टर्ड पर्सन क्या आईटीसी क्लेम कर सकता है? Is it that every registered person is eligible to claim ITC? तो यहाँ मुझे बोलना पड़ेगा हर एक रजिस्टर्ड पर्सन भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन, उसको ऑलरेडी कंसेशनल रेट पे उससे टैक्स लिया जाता है। कंसेशनल रेट क्या है? तुमने कंपोजिशन में पढ़ा है 2.5 2.5% है, कहीं पे 0.5% है। मतलब इतना कंसेशनल रेट एक तो तुमसे चार्ज कर रहे हैं, और उस कंसेशनल रेट के बाद तुमको उसी का आईटीसी भी दे दे, तो मतलब क्या निकला तुमको रजिस्टर करवा के? तो एक कंपोजिशन स्कीम वाला ना तो टैक्स कलेक्ट कर सकता है, ना आईटीसी ले सकता है। तो इट्स नॉट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कंपोजिशन स्कीम वाला तो नहीं ले सकते, बट कंपोजिशन स्कीम वाले को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करना होता है, वो नॉर्मल रेट पे फॉलो होता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करना होता है, दैट इज सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4। और ये जो वो फॉलो करता है ना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, याद रखना यहाँ पे नॉर्मल रेट पे वो टैक्स पे करता है। जब नॉर्मल टैक्स पे करो तो उसमें नॉर्मल का ही आईटीसी मिल सकता है तुमको। दिस इज फॉर कंपोजिशन। मैम व्हाट अबाउट एनआरटीपी वेट? वेट फॉर एनआरटीपी मे बी वी विल फाइंड समथिंग इन 17 सबसेक्शन 5, अभी नहीं। नॉर्मल टैक्सेबल की बात है, सीटीपी की बात है, इन लोगों को दे दो यार, दो। और भी तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन, ईसीओ का रजिस्ट्रेशन, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो यू कैन नॉट काउंट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन ओवर हियर। बेसिकली नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन सीटीपी ले सकता है। आईएसडी का कॉन्सेप्ट अभी आएगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का, हम तभी इसको डिस्कस करेंगे, अभी नहीं डिस्कस करेंगे। बट हाँ, कंपोजिशन स्कीम अगर कंपोजिशन वाले रेट से पे कर रहा है तो आईटीसी नहीं है। नॉर्मल रेट से भाई साहब अगर टैक्स पे करते हैं तो आईटीसी है। ठीक है। अब मैम आपने कंडीशन क्या क्या बोली? एक तो इनवॉइस होना चाहिए, सप्लाई रिसीव होना चाहिए आपको, और रिसीव होने के बाद आपने ये बोला कि सप्लाई को टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सप्लायर अपने जीएसटीआर 1 में ये बताएगा मैंने किस किस को सप्लाई किया, क्योंकि अगर सप्लायर ने नहीं बताया तो भी रिसिपेंट को क्या नहीं मिलेगा? आईटीसी नहीं मिलेगा। और जब सप्लायर अपने जीएसटीआर 1 में ये बता रहा है कि क्या क्या उसने आउटपुट सप्लाई किया, क्या क्या आईटीसी है, तो वो एलिजिबल और नॉन एलिजिबल आईटीसी दोनों का बाइफर्केशन करके ही बताएगा। ये सारे कंडीशंस हैं। और मैम आपने बोला इनवॉइस 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर। ठीक है। अब मैम चलो 1 ईयर से पुराना तो इनवॉइस नहीं है, तो ऑटोमेटिकली एक टाइम लिमिट मेरे दिमाग में आ रही है कि अगर मुझे आईटीसी अवेल करना है तो विद इन 1 ईयर करना होगा। 1 ईयर के बाद तो आई कैन नॉट अवेल आईटीसी। बट मैम मैं कब तक अवेल करूँ? वो 1 ईयर का टाइम भी कहाँ कट डाउन होगा? तो तुम जब एनुअल रिटर्न अपना फाइल कर देते हो, द डे यू फाइल योर एनुअल रिटर्न, जो जिसकी ड्यू डेट 31 दिसंबर है एक्चुअल में, तो जिस दिन तुमने अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया वही क्लोजिंग हो गई ना उस ईयर की। एनुअल रिटर्न फाइल मतलब वो ईयर के रिस्पेक्ट में तुमने सब कुछ दे दिया। तो वंस यू हैव फाइल्ड योर एनुअल रिटर्न, तभी क्या हो गया? क्लोजिंग हो गई। तो हमें कुछ टाइम पीरियड अभी देखना होगा कि एट द एंड तुम्हारे पास डेडलाइन क्या है, एक्चुअल डेडलाइन क्या है। इनवॉइस 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, बट डेडलाइन क्या है कि जब तक मैं आईटीसी अवेल कर सकती हूँ। तो वो टाइम लिमिट भी हम यहाँ पे अपन देखेंगे रीड करते। आइए बात समझ में। अब फाइनली कमिंग टू द रीडिंग पार्ट ऑफ योर सेक्शन नंबर 16। अब जो बोला तुम्हें वही मिलेगा। देखो, सबसे पहले सेक्शन नंबर 16 इज अबाउट एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे एलिजिबिलिटी बता रखी है कि क्या एलिजिबिलिटी और कंडीशन है आईटीसी लेने की, जिसमें सब सेक्शन एंड क्लॉज 1 क्या दिया है? सब सेक्शन और क्लॉज 1 बोलता है कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को, रजिस्टर्ड पर्सन ही तो एलिजिबल है, वही खत्म हो गई एलिजिबिलिटी, दैट एन रजिस्टर्ड पर्सन। तो हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को कुछ कंडीशंस कंप्लाई करनी होंगी, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। ठीक है। तो वो कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए उसी मैनर में जो सेक्शन नंबर 49 में दिया है, उसी मैनर में वो आईटीसी क्या कर सकता है? अवेल कर सकता है, जब वो सप्लाई करता है या तो गुड्स एंड सर्विस, और वो गुड्स एंड सर्विस जो भी वो सप्लाई कर रहा है और जो उसने चीजें खरीदी है, इट शुड बी यूज्ड, या फिर उसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि वो बिजनेस में ही उसको यूज करेगा। अगर ऐसा होता है तो वो आईटीसी उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाएगा।
अब क्या रजिस्टर्ड पर्सन का एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं? यस मैम, कुछ कंडीशन है, अभी मैं वो यहाँ पे रीड करवा दूंगी, वो सारी कंडीशंस क्या है जो अभी अपन ने पढ़ी। कुछ रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन 17 सबसेक्शन 5 का आगे रेस्ट्रिक्शन आएगा, कुछ और रेस्ट्रिक्शंस है जो हम आगे फ्लो के साथ समझ लेंगे। देन मैम प्रिस्क्राइब मैनर में ही आईटीसी लेना। अब ये प्रिस्क्राइब मैनर तो मैम आपने नहीं पढ़ा है, ऐसा बोलोगे ना तो पहले खुद के कान खींच लो, क्योंकि अगर तुमने मेरा पेमेंट ऑफ टैक्स वाला चैप्टर नहीं देखा तो पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में बताया है कि पेमेंट ऑफ टैक्स में बताया कि आईटीसी तुम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के लिए, फिर आईजीएसटी अगर पे करना है तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों ले सकते हो। सीजीएसटी अगर पेबल है तो पहले सीजीएसटी का क्रेडिट लो, फिर जाके आईजीएसटी का लेना, लेकिन सीजीएसटी पे करने के लिए एसजीएसटी को यूटिलाइज नहीं कर सकते, एंड वाइस वर्सा फॉर एसजीएसटी। तो ये उसी की बात कर रहा है कि मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होगा। मैम रेस्ट्रिक्शन याद करो, अभी बताया था 99% आईटीसी, 99% क्या करो आईटीसी यूज कर लो, 1% कैश में ही पे करना, वही एक और रेस्ट्रिक्शन। तो एक रजिस्टर्ड पर्सन को कुछ कंडीशन से गुजरना होगा, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग सकती है उसके ऊपर, और जो मैनर हमने पेमेंट ऑफ टैक्स में सीखा था वो अगर आप फॉलो करते हो तो जब भी आप सप्लाई करते हो गुड्स एंड सर्विस, बस ये याद रखना ये सप्लाई जो भी कर रहे हो, ये गुड्स आपने जो खरीदे आप यूज करो बिजनेस पर्पज के लिए, या फिर इंटेंशन तो यही होना चाहिए कि मैं बिजनेस पर्पज के लिए यूज करूँ। स्टॉक आप लेके खरीद के रख लियो, अभी बिका नहीं है, बट इंटेंशन तो ये ना कि बिजनेस के लिए ही वो स्टॉक आया है, तो या तो यूज करो या इंटेंशन टू यूज है, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो अमाउंट आ जाएगा। अब यूज कैसे करना है वो हमने पेमेंट ऑफ टैक्स में सीखा, आ जाएगा, ठीक है। अब मैम उन्होंने दिए कुछ कंडीशन, क्या कंडीशन दिए? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में कुछ भी लिखा हो फिर भी ध्यान रखो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी अवेल नहीं कर पाएगा जब तक, मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, मैं उसका कंटेक्स्ट बता रही हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबे जाएंगे। ये कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा मैम आईटीसी? इसलिए नहीं ले पाएगा जब तक ये कंडीशंस नहीं होती, उसके पास होना चाहिए या तो टैक्स इनवॉइस, या तो डेबिट नोट, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे पता चले कि भाई टैक्स पे किया है उसने एज मे बी प्रिस्क्राइब। और जहां जहां प्रिस्क्राइब लिखा है ना, आगे इन्होंने एनालिसिस सेगमेंट में और लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी है कि ये भी हो सकता है, जैसे मैंने रिवाइज्ड इनवॉइस बताया, जैसे शिपिंग बिल बताया, तो आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, और इनवॉइस है तो कंडीशन नंबर 1 यही है, इनवॉइस होना चाहिए। ठीक है, इसको 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ। फिर मैम आपको गुड्स एंड सर्विस रिसीव होने चाहिए, यही हमने कंडीशन नंबर 2 की थी कि गुड्स एंड सर्विस रिसीव होना चाहिए। लेकिन व्हाट इफ मैम गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू अदर पर्सन? अरे वही बिल टू शिप टू, ये पूरी लाइन है बिल टू शिप टू के लिए। क्या होगा मैम अगर बिल टू शिप टू हो गया? अगर बिल टू शिफ्ट हो गया कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, हम मान लेंगे कि तेरे को ही रिसीव हुआ, ठीक है। देन इसके बाद मैम अगर सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय सप्लायर टू एनी पर्सन ऑन डायरेक्शन, ऐसे अगर सर्विस किसी और पर्सन को तुमने, देखो बिल टू शिप टू वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए यूज होता है, सर्विस के लिए कभी भी बिल टू शिप टू मत करना। बट हाँ उन्होंने फिर अलग से बताया सर्विस भी ऐसा होता है ना, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे फीस पे की बट मैं सर्विस तुमको सप्लाई कर, ट्यूशन तुमको पढ़ा रही, क्लासेस तुमको पढ़ा रही, वैसे सर्विस में भी होता है कि किसी और पर्सन को आप दे सकते हो, मान लेंगे तुमको ही मिल गया, भले ही कंसिडरेशन किसी और ने पे किया। इसके लिए अभी रुक रहे हैं। फिर मैम क्या बोला? फिर ये बोला है कि सामने वाले को क्या करना पड़ेगा? रिटर्न। भाई तुमको अपना रिटर्न तो फाइल करना है, रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो कैसे टैक्स पे करोगे, और जब तक टैक्स पे नहीं करोगे आईटीसी यूटिलाइज कैसे करोगे? ठीक है। फिर यहाँ पे बोलता है टैक्स जो भी चार्ज हुआ था फॉर द सप्लाई दैट हैज बीन एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट आइदर इन कैश और यूटिलाइज्ड बाय आईटीसी। बोलते हैं भाई तुमने जब सप्लाई परचेस किया था, रिसिपिएंट परचेस करते वक्त तुमको जो भी जीएसटी चार्ज किया था, रिसिपिएंट ने चाहे वो कैश में जीएसटी पे किया हो या आईटीसी यूटिलाइज करके जीएसटी पे किया हो, चाहे कैश में पे किया हो या आईटीसी यूटिलाइज करके जीएसटी पे किया हो, बट एक चीज है, वो क्या? वो टैक्स पे होना चाहिए गवर्नमेंट को, तभी जाके तुमको हम क्या देंगे? आईटीसी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वो पढ़ा था हमने। अब आ जाओ यहाँ पे, अब ये वाला करते हैं। मैम ये जो डिटेल है ना इनवॉइस की, डेबिट नोट की,
सप्लायर को एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा और वो स्टेटमेंट में लिखता है सारे आउटवर्ड सप्लाई, और वो जब वो सारे आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल मेरा रिसिपिएंट लिखता है ना, मेरा सप्लायर लिखता है, वो सारी डिटेल किसको कम्युनिकेट होती है, रिसिपिएंट को कम्युनिकेट होती है। और यही चीज 37 बताता है एक्चुअल में, सेक्शन 37, कि मेरा सप्लायर एक क्या करेगा, आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देगा जिसको बोलते हैं GSTR1। GSTR1 में सारे आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल है और ये डिटेल किसको कम्युनिकेट हो जाती है, रिसिपिएंट को, सेक्शन 37 में। पर जब ये डिटेल कम्युनिकेट होंगी तो ये कम्युनिकेट होंगी कि कौन सा रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी है और कौन सा आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है उस फॉर्म में। तो एक्चुअल में BA एंड दिस शुड बी रेड टुगेदर। तो ये सारी कंडीशंस अगर आप कंप्लाई कर लेते हो तो हम बोलेंगे, क्या बोलोगे मैम, तब हम जाके सोच सकते हैं कि तेरे को आईटीसी देना, तेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो आईटीसी पहुंच जाए, ठीक है, अभी पहुंचा है, अभी मुझे नहीं पता अभी भी अवेल कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि आईटीसी पहुंच तो गया बट ब्लॉक भी तो हो सकता है, अभी पहुंच गया, ठीक है। आगे क्या लिखा है ये भी पढ़ा है क्या, अगर गुड्स आपको इंस्टॉलमेंट या लॉट में रिसीव हो रहे तो जब आपको लास्ट लॉट रिसीव होगा बस तभी मान लेना, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, प्रोवाइडेड फर्दर। अब एक चीज और, ये हमने अभी नहीं किया, ठीक है, इसको अब मैं तुमको बता देती हूँ। अब क्या हुआ देखो, इतनी चीजें तो हमने रीड आउट कर ली, समझ ली, ठीक है। अब मैंने क्या बोलना चाह रही हूँ मैम आपने, अब सप्लायर गुस्सा हो गया, ओहो हमारा सप्लायर क्यों गुस्सा, उसने बोला देखो सुनो गवर्नमेंट, तुमने क्या कहा कि अगर मैंने जीएसटी गवर्नमेंट को नहीं दिया तो रिसिपिएंट को तुम आईटीसी नहीं दोगे, यही हमने बात की थी, हाँ। अब सप्लायर बोला ये जो रिसिपिएंट है ना, जो दिख रहा है ना तुमको ये रिसिपिएंट, इसको मैंने क्रेडिट सेल किया, मैंने क्या किया, क्रेडिट सेल। अच्छा, अब जब मैंने इसको क्रेडिट सेल किया इसका मतलब तुम समझते हो गवर्नमेंट, मेरे पास ना तो मेरे गुड्स का पैसा आया ना जीएसटी का पैसा आया, हाँ ये बात भी सही है, इसका मतलब सप्लायर को ही अब तक पैसा नहीं मिला, ठीक है। तो सप्लायर बोल रहा चलो तुमने एक कंडीशन तो लगा दी, हम भी समझ गए। अब ये कंडीशन नहीं है, प्रोवाइडेड फर्दर है, ये क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर मतलब प्रोवाइजो है, यहाँ कंडीशन नहीं है, प्रोवाइजो छूट दी है। यहाँ क्या बोला है, रिसिपिएंट तुम्हारे पास टाइम है 180 डेज का, अगर तुमने क्रेडिट परचेस लिया है, इफ यू हैव टेकन अ क्रेडिट परचेस, तो रिसिपिएंट तुम्हें 180 डेज के अंदर तो पेमेंट कर ही देना चाहिए, किसको, सप्लायर को। तुम्हें क्या करना चाहिए, 180 डेज के अंदर सप्लायर को कर देना चाहिए पेमेंट। बट अगर 180 डेज में भी सप्लायर को अगर तुम पेमेंट करके नहीं आते हो, तुमने तो आईटीसी पहले ही ले लिया होगा, तुम्हें वो आईटीसी विथ इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। अभी बोलेगा चलो मैं 180 डेज के बाद पेमेंट कर दूं, तो वापस से रिक्लेम कर लेना आईटीसी, कोई दिक्कत नहीं। तुम पेमेंट कर दोगे इसको तो तुम आईटीसी रिक्लेम कर सकते हो, लेकिन आईटीसी रिक्लेम करने में ये याद रखना आपको टाइम लिमिट नहीं है, जब चाहो रिक्लेम कर लो। तो एक बार 180 डेज निकल गए, तुमने बाद में पेमेंट किया, तो 180 डेज के बाद तो पहले तो आईटीसी रिवर्स करो विथ इंटरेस्ट, रिवर्स तो करो, लेकिन साथ में एक और चीज ध्यान रखो, रिवर्सल के बाद अगर कभी तुम फिर से पेमेंट कर देते हो तो पेमेंट करने के बाद ये चीज याद रखना कोई टाइम लिमिट नहीं है, उस आईटीसी को तुम फिर से यूटिलाइज कर सकते हो। अब सप्लायर गुस्सा हो गया, बोलते उसको टाइम दे दिया मुझे नहीं दिया, तो बोले देखो सप्लायर, तुमको तो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करके आना था, इसका आईटीसी हमने रिवर्स करवा दिया क्योंकि तुमने पेमेंट नहीं की, तो अगर तुम गवर्नमेंट को पे करके आ जाते हो तो इसको भी इसका आईटीसी मिल जाएगा, कोई बात नहीं, वो भी चल जाएगा। तो जब सप्लायर पेमेंट करेगा तो फिर से रिसिपिएंट को आईटीसी मिल जाएगा, और रिसिपिएंट जब 180 डेज के बाद सप्लायर को पेमेंट करता है कंसिडरेशन का, तब भी आईटीसी मिल सकता है। और यही चीज लिखी है, प्रोवाइडेड फर्दर, रिसिपिएंट ने अगर सप्लायर को क्या नहीं दिया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म छोड़ दो, क्योंकि रिवर्स चार्ज में तो वैसे ही रिसिपिएंट को ही टैक्स पे करना होता है, रिवर्स चार्ज में तो रिसिपिएंट ही टैक्स पे करता है, तो उसको छोड़ो। अगर ये रिवर्स चार्ज नहीं है और अगर 180 डेज के अंदर रिसिपिएंट ने क्या नहीं किया, सप्लायर को 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, इंपॉर्टेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, अगर आपने 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया रिसिपिएंट को और सप्लायर को, तो जितना भी आईटीसी लिया है वो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस भरना पड़ेगा, किसको, गवर्नमेंट को, विथ इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा। लेकिन अगर ये रिसिपिएंट बाद में जाके पेमेंट करके आ जाता है
तो उसे कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसका क्रेडिट कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। आइए बात समझ में, डन। अब इसको बेसिकली छोटा सा पॉइंट है, बट मैं अभी फ्लो में चल रही हूँ, तो अभी मैंने ये तुम्हारे को डेप्रिसिएशन अभी नहीं बताया। फिर बोलते हैं मैम ये आईटीसी अवेल करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, आईटीसी अवेल करने के लिए कोई लॉजिक कुछ बहुत बड़ा नहीं, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर सारी कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन सब कुछ कंप्लाई करता है, तो जो भी उसने सेल्फ असेस किया हुआ होगा कि रिटर्न भर के कि इतना मैं टैक्स पे करके आ चुका हूँ, वो सब उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आएगा। और अवेल करने का तरीका वही है जो सेक्शन नंबर 49 ने तुमको दे के रखा है। तो आईटीसी अवेल कर सकते हैं, बट किसके हिसाब से अवेल करना है, जो सेक्शन नंबर 49 ने दिया। और अगर रिसिपेंट ने पेमेंट नहीं किया या सप्लायर ने जाके पेमेंट नहीं किया, तो फिर रिवर्सल वाली चीज भी हमने दे के रखी हुई है। देन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो ये पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। डेबिट नोट हो सकता है, बिल ऑफ एंट्री हो सकता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईएसडी करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देन इसके बाद क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ अभी इनवॉइस से रिलेटेड कुछ चीजें और देके रखी हैं, वो हम अभी कंप्लीट करेंगे। पर मैं फिर से पीछे आऊं, हम आपने भी बोला था ना आईटीसी अवेल करने का भी एक टाइम लिमिट है। मैम रिटर्न कब फाइल होता है, एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तो है 31 दिसंबर, बट यहाँ लिखा है कि जैसे ही आप क्या करते हो, फाइल करते हो अपना क्या एनुअल रिटर्न, ठीक है, तो बोलता है कि कब तक आप मैम एट मोस्ट आप क्या कर सकते हो, कब तक आईटीसी ले सकते हो, बोलते हो जिस दिन आप अपना एनुअल रिटर्न फाइल करोगे या तो वो दिन, या फिर 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच द इनवॉइस रिलेट, तो जिस ईयर को भी आपका इनवॉइस रिलेट करता है, तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से, मेरा इनवॉइस का जो भी डेट है उस डेट से आप एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर करोगे। वो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का जैसे ही 30 नवंबर आता है, 30 नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। मेरा इनवॉइस है 1 जनवरी 2023 का, उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च 2023, तो 31 2023 का मेरा 30 नवंबर जैसे ही आएगा वो दिन, या फिर एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया आपने, जैसे ही आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया विच एवर इज अर्लियर, ये डेट है आपकी, इसके बाद आप आईटीसी उस इनवॉइस पे कभी अवेल नहीं कर पाओ। आइए बात समझ में, ये सारी चीजें हम अभी ऑलरेडी फ्लो में सब कुछ देख चुके हैं। यहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें फ्लो में सब कुछ देख ली। अब मेरा नेक्स्ट लेवल ऑफ फ्लो स्टार्ट होता है, जिसमें अब मैं इनवॉइस को ही लिंक करके, ये जितनी चीजें भी, इनवॉइस तो नाम बता दिए इन्होंने कि ये इनवॉइस या मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब इनवॉइस की डिटेलिंग यहाँ से यहाँ पूरा इनवॉइस रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं मेरे को लिंक करनी है, मैं ये सारा लिंक करूंगी और लिंक करके नेक्स्ट 20 मिनट्स आपको ये समझाऊंगी। मतलब अभी मान के चलो आज की ये जो क्लास है ना, मेरा पार्ट 1 थोड़ा भी और एक्सटेंड होगा, मैं शायद 2-2.5 घंटे की क्लास रखूंगी इसको। ये अगर नहीं देखा तो तुम्हारे लिए आईटीसी इजी नहीं है, तो इसको अच्छे से करो, धीरे करो, संभल के करो, बट यू हैव टू डू दिस। ओके, चलो पहले यहाँ तक आप एक बार रिकॉल कर लो, एक और पॉज लेते हैं अपन, यहाँ तक रिकॉल करो, अपनी स्टडी मटेरियल ओपन करो, फिर उसके बाद इट्स ओनली अबाउट इनवॉइस और आपका सेक्शन नंबर 16 खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करें आगे का। देखो ये एक पार्ट अपना खत्म हुआ सेक्शन 16, और ऑनेस्टली बताऊं सेक्शन 16 ही ज्यादा टाइम ले रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपको कुछ बेस नहीं पता आईटीसी का, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ, बिकॉज दिस वीडियो इज फॉर सीए इंटर ऑल्सो, और सीए फाइनल के लिए तो एक तरह से फुल फ्लेज बैच जैसे ही हो जाएगा। ठीक है, बट हाँ अब हमने सेक्शन 16 की एक पार्ट को समझा, अब मैं उसके दूसरे पार्ट पे आती हूँ। दूसरा पार्ट इन द सेंस मेरे एक्सप्लेनेशन को मैं आगे बढ़ाती हूँ। देखो अब क्या होता है, जब आप एक सप्लायर से क्या खरीद के लाते हो, कोई भी सामान खरीद के लाते हो, और आपको रिसिपेंट, बाकी सारी कंडीशन फुलफिल्ड है, वो रजिस्टर्ड है, ये वो जितना चाहिए था वो सब है ऑलरेडी। ठीक है, तो सप्लायर से मैंने बोला आप गुड्स खरीद सकते हो, या फिर आप क्या ले सकते हो, सर्विस ले सकते हो। यू कैन टेक गुड्स और सर्विस बोथ।
अब गुड्स की डेफिनेशन पे आऊं तो गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब होता है कोई भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी, वो भी गुड्स हो सकता है। ठीक है, गुड्स का मतलब क्या होता है, वही एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, वो भी गुड्स है। बट फिर याद है एक्शनेबल क्लेम में लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग हट गया, और अब कसिनो भी हट गया है, कसिनो भी आ गया, हॉर्स रेस वाली चीजें भी आ गई, और ऑनलाइन गेम्स हैं। ये अमेंडमेंट है, ये सारी चीजें भी क्या हो गई है, एक्शनेबल क्लेम गुड्स तो है। लेकिन शेड्यूल 3 में क्या बोला था, neither supply of goods nor supply of service except lottery, betting, gambling, casino, horse racing, online games। इतनी चीजें हमने अमेंडमेंट में भी देख ली। अब क्या प्रॉब्लम हुई, गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी। अब गुड्स पता है रॉ मटेरियल भी हो सकता है, जिसको जीएसटी की लैंग्वेज में बोला जाता है इनपुट, और गुड्स कैपिटल गुड्स भी होते हैं। तो गुड्स मीन्स इनपुट और कैपिटल गुड्स बोथ। अब मेरी बात को समझो, जब आप सप्लायर से कैपिटल गुड्स खरीद के लाते हो, स्पेसिफिकली आई एम सेइंग, जब आप सप्लायर से क्या कर रहे हो, कैपिटल गुड्स परचेस करके आ रहे हो, भाई सामने वाला क्या करेगा, फिर से तुम्हें एक इनवॉइस बना के देगा। इनवॉइस में वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा प्लस जीएसटी कंपोनेंट होगा, जिसको मैं बोलूँ टैक्स कंपोनेंट। यस मैम, इसके अंदर होगा टैक्स कंपोनेंट। तो सप्लायर जो है जीएसटी और वैल्यू ऑफ सप्लाई दोनों तुमसे क्या करेगा, चार्ज करेगा। अब मैं थोड़ा सा डीटी पे आती हूँ। मैम डीटी डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में तुमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब भी आप गुड्स खरीद के आते हो, और जब भी आप गुड्स खरीदते हो, उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, एक्चुअल कॉस्ट दैट इज परचेज प्राइस प्लस टैक्सेस जिसपे आईटीसी अवेल ना होता हो, जो मतलब जिन उन टैक्सेस जिनका आपको क्या ना मिलता हो, क्रेडिट नहीं मिलता हो, वो टैक्सेस जिसका आपको क्या नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिलता हो। ये जीएसटी में आपने मेरे साथ पढ़ा, डीटी में भी समझा है। हाँ मैम, तो उसका क्या कहना चाहते हो, अब समझो। बोलते हैं जब भी आप कैपिटल गुड्स लेके आते हो, कैपिटल गुड्स के ऊपर आपको मिलता है, आप वैल्यू ऑफ सप्लाई पे करते हो, जीएसटी पे करते हो। डीटी में आप एक्चुअल कॉस्ट इसका टोटल बना सकते हो, इन दोनों का जो भी टोटल हो वही एक्चुअल कॉस्ट होगा। बट यहाँ पे जो आप टैक्स पे करते हो, सिर्फ तभी हम एक्चुअल कॉस्ट में काउंट करते हैं जब इस पे क्रेडिट नहीं मिलता हो। अगर इसका क्रेडिट मिलता है तो ये एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, और अगर इसका क्रेडिट नहीं मिलता है तो ही एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनता है। तो वही सीधी बात आईडीटी भी यही बोलता है। क्या बोलता है, देखो आईडीटी पे आने से पहले फिर से मैं डीटी पे आती हूँ कि अगर मैम ये जीएसटी आपके एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बना है, तो एक्चुअल कॉस्ट पे ही तो मुझे डेप्रिसिएशन मिलता है। एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर ही तो आई कैन कैलकुलेट माय डेप्रिसिएशन, राइट। तो जब मैं एक्चुअल कॉस्ट पे ही मेरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकती हूँ, तो मैम जीएसटी पे या तो वो बोलते हैं डेप्रिसिएशन ले लो, या फिर तुम क्या ले लो, आईटीसी ले लो। क्योंकि मेरे जीएसटी में लिखा है कि अगर आप कैपिटल गुड्स खरीद के लाए हो और कैपिटल गुड्स के आईटीसी मतलब टैक्स कंपोनेंट पे कैपिटल गुड्स को खरीद के लाए हो, और कैपिटल गुड्स के टैक्स कंपोनेंट पे अगर आप क्या लेते हो, उसके टैक्स कंपोनेंट पे अगर आप आईटीसी लेते हो तो हम जीएसटी नहीं देंगे, और जीएसटी लेते हो तो हम आईटीसी लेते हो तो हम डेप्रिसिएशन नहीं देंगे, और अगर डेप्रिसिएशन लेते हो तो आईटीसी नहीं देंगे। और ये दोनों बात डीटी में भी लिखी हुई है और यही आईडीटी में लिखा है। या तो आईटीसी ले लो तो डेप्रिसिएशन टैक्स कंपोनेंट के ऊपर भूल जाओ, मैं पूरे वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात नहीं कर रही हूँ। वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर जो टैक्स कंपोनेंट है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उस पर या तो आईटीसी ले लो, या फिर टैक्स ले लो, या फिर डेप्रिसिएशन ले लो। और सेम यहाँ पे आईडीटी में क्या, वहां पे आपके डीटी में क्या लिखा है, ये अगर आईटीसी मिलता है तो वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, मतलब डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और अगर आपका एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनता है तो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। इसका मतलब वहां पे फिर आपको क्या नहीं मिल रहा है, क्रेडिट नहीं मिल रहा है। यही बात लिखी हुई है यहाँ पे। कहाँ लिखी है मैम ये बात, देखो, अगर रजिस्टर्ड पर्सन जो है, इफ रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट, अगर टैक्स कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन लेता है, क्योंकि कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन मिलता है, तो उसका क्या नहीं मिलेगा, आईटीसी अवेल नहीं हो सकता। ये बात हमने की, और यहाँ पे मेरा एक्चुअल में सेक्शन नंबर 16 तो कवर हो गया। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर आईटीसी है, बट चैप्टर आईटीसी के रेफरेंस के लिए एक नई चीज है।
बोलते देखो मैम, आपको बोला था कि अगर आपको क्या करना है, आईटीसी अवेल करना है तो कंडीशन है कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। अब इनवॉइस में क्या क्या चीजें चाहिए, तो इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट वाले चैप्टर में आपको कुछ चीजें बताई जाएंगी कि कम से कम इतनी चीजें तो इनवॉइस में लिखी हुई होनी ही चाहिए। बट बोलते फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग आईटीसी, फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग आईटीसी जरूरी नहीं है वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स आपके इनवॉइस में होने चाहिए, बट पर्टिकुलरली इतनी चीजें भी हमको मिल गई ना अगर आपके इनवॉइस में, तो हम आपको आईटीसी दे देंगे। अब वो चीजें क्या है, बोलते जरूरी नहीं सारी चीजें हों, जरूरी नहीं है सारी चीजें हो, बट अगर उसमें डिटेल किसका है। अब बताओ आईटीसी के लिए डिटेल किस चीज की चाहिए, तुम्हारा जीएसटीएन नंबर, मेरा जीएसटीएन नंबर, मुझे टैक्स का अमाउंट चाहिए, मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई चाहिए, तो तुम्हारा जीएसटीएन नंबर, मेरा जीएसटीएन नंबर, मुझे टैक्स की डिटेल चाहिए कि अमाउंट ऑफ टैक्स कितना था, तो वही लिखा है देखो, कितना सप्लाई था, वैल्यू ऑफ सप्लाई, तुम्हारा जीएसटीएन नंबर, मेरा जीएसटीएन नंबर, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ जिससे मुझे पता चल जाए इंटर स्टेट सप्लाई कितना है और इंटर स्टेट सप्लाई कितना और अमाउंट ऑफ टैक्स, और गुड्स कौन से ये बताओ। तो 5 चीजें चाहिए, तुम्हारा और मेरा जीएसटीएन नंबर, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे ही लगता है टैक्स, तो टैक्स का अमाउंट क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई बता दो, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई बताओगे तभी तो पता चलेगा इंटर या इंट्रा स्टेट क्या भरना है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स और सर्विस दे दो। इतनी चीज भी होंगी तो तुमको आईटीसी अलाउ कर दिया जाए। अब एक चीज और जो मैं बता देती हूँ, इजी है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बट डिमांड एंड रिकवरी का है, जो सीए फाइनल में ये चैप्टर है उसका है। होता क्या है, कई बार तुमसे गलती हो जाती है या फिर कई बार तुम फ्रॉड करते हो, टैक्स पे नहीं करते, या तो तुमसे क्या होती है, मिस्टेक होती है, गलती हो जाती है, या फिर तुम करते हो फ्रॉड और तुमने टैक्स पे नहीं किया और तुम्हारे पास नोटिस आता है। नोटिस आता है, बोलते हैं कौन देगा नोटिस, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट नोटिस देगा, और डिपार्टमेंट नोटिस देके तुमसे क्या कर रहा है, बोल रहा है कि भाई टैक्स पे कर दे। तो अगर तुमने फ्रॉड किया है, मिस स्टेटमेंट के कारण टैक्स पे नहीं किया और नोटिस देके तुमसे टैक्स पे करवाया गया, तो वो जो तुमने टैक्स पे किया है उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। ऑन दैट यू विल नॉट बी एबल टू क्लेम आईटीसी। डन। और कहाँ का मैम आईटीसी नहीं दोगे, वही बताया ना कि ऐसा आईटीसी नहीं मिलेगा। तुमको क्या बोला था, सेक्शन नंबर 37 के अकॉर्डिंग सप्लायर को क्या करना पड़ेगा, जीएसटीआर 1 में लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से सप्लाई उसने किए। अगर सप्लाई ने नहीं लिखा जीएसटीआर 1 ने कि तुमको सप्लाई किया है, तो तुमको उसका आईटीसी नहीं मिल सकता है, क्योंकि जब वो जीएसटीआर 1 में लिखता है वो ऑटो पॉपुलेट होता है कि कितना रेस्ट्रिक्टेड है, कितना रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी नहीं है। और सपोज करो यहाँ पे मतलब वहां पे कितना आईटीसी है कितना आईटीसी नहीं है, तब तक तुम क्या नहीं ले सकते, वो कंडीशन है, कंप्लाई नहीं करोगे तुमको आईटीसी नहीं देंगे। ये क्या है मैम, ये हम ऑलरेडी कर चुके कि अगर तुमने कंसिडरेशन पे नहीं किया, तुम्हारे पास 180 डेज होते हैं कौन रिसिपेंट की तुम कंसिडरेशन पे करो। अगर तुम 180 डेज में पे नहीं करते हो तो रिवर्स करना पड़ेगा आईटीसी जो अवेल कर चुके हो अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चार्ज होता है सेक्शन नंबर 50 के अंदर। बट एक चीज बताओ मैम, आप बोल रहे हो 180 डेज में कंसिडरेशन पे करो, अगर मैम ये शेड्यूल 1 वाला सप्लाई हुआ, तो शेड्यूल 1 वाला सप्लाई मतलब यहाँ तो कंसिडरेशन होता ही नहीं, विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई होता है, तो ये वाला रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मैम क्या होगा अगर ये सप्लाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला सप्लाई, वहां तो टैक्स ही पे करना रेसिपिएंट को पड़ता है, तो भी यहाँ पे ये क्या नहीं होगा, ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। तो अगर शेड्यूल 1 है तब भी एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला सप्लाई है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले सप्लाई में भी ये चीज क्या नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी। आया। फिर वही अगर बाद में जाके तुम कंसिडरेशन वगैरह पे कर देते हो तो यस तुमको मिल जाएगा अवेल करने को, इसे अवेल करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसी तरह अगर सप्लायर टैक्स पे नहीं करता है, जब बाद में सप्लायर टैक्स पे कर देगा तो री अवेल कर सकते हो। ये सारी चीजें हम क्या कर चुके, पढ़ चुके। तो यहाँ पे एक चीज और, सप्लायर को मैम टैक्स पे करना था, हाँ उसने पे नहीं किया तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा रिसिपिएंट को। सप्लायर अगर टैक्स पे कर देता है तो आईटीसी मिल जाएगा रिसिपिएंट को। तो यहाँ ये क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट द आईटीसी इज नॉट reversed by registered person in GSTR 3B on before 30th November following the end of the financial year during which the ITC have been availed, judge shall be payable by registered person। तो देखो सिंपल सी बात है कि
सप्लायर ने जीएसटी पे नहीं किया तो तुमको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। और रिवर्सल का भी टाइम लिमिट दे के रखा है कि भाई जब तक तुम आईटीसी क्लेम कर सकते थे उसी टाइम पीरियड के अंदर रिवर्स भी कर दो। लेकिन अगर तुम उस टाइम पीरियड में रिवर्स नहीं करते तो विद इंटरेस्ट तुमसे क्या किया जाएगा, रिवर्सल करवाया जाएगा। और मैम अगर सब्सिक्वेंटली सप्लायर जाके पेमेंट कर देता है तो आप आईटीसी री अवेल कर सकते हो अपने टैक्स पीरियड में। तो जो भी नेक्स्ट टैक्स पीरियड आएगा उस वक्त क्या कर सकते हो, आईटीसी को री अवेल कर सकते हो। अब मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें यहाँ पे और बतानी है, दैट इज माई सेक्शन नंबर 37। स्पेसिफिकली आई एम ओपनिंग दैट सेक्शन नंबर 37। देखो यहाँ पे क्या दिया, अगर मेरा सप्लायर है, सप्लायर ने 80 इनवॉइस जीएसटी 1 में डाले, मतलब सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में डिटेल दी आउटवर्ड सप्लाई की, तो पूरा आईटीसी अवेल कर सकते हो। लेकिन अगर 20 इनवॉइस की डिटेल नहीं दी तो तुम कोई भी आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। वही चीज बोल रहे हैं, आईटीसी अवेल करना है तो सप्लायर को जीएसटीआर 1 में चीजें लिखनी पड़ेगी। चलो अब आ गए हम स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 38, सॉरी नॉट 37, 38 पे। ये हम कर चुके, अभी ही हमने किया है, बट छोटी सी डिटेल इसमें और है जो देनी है मुझे। जीएसटीआर 1, 3B एंड 2B। मैंने क्या बोला, जीएसटीआर 1 आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल है, जीएसटीआर 3B क्या है, आपका रिटर्न है, आउटवर्ड सप्लाई के रिस्पेक्ट में आपका क्या होता है, रिटर्न फाइल होता है। ठीक है, तो ये कहाँ लिखा है मैम, आ जाओ देखो। जीएसटीआर 1 क्या है, दिस इज नथिंग, जीएसटीआर 1 एक स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट आपको फाइल करना होता है। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट आप क्या करते हो, फाइल करते हो मंथली बेसिस पे। मैम जीएसटीआर 2B क्या है, जीएसटीआर 3B क्या है, जीएसटीआर 3B आपका मंथली रिटर्न फाइल होता है, वो स्टेटमेंट है। जीएसटीआर 1 क्या है, आपका स्टेटमेंट है, 3B क्या है, आपका रिटर्न है। ठीक है, तो ये आप क्या करते हो, फाइल करते हो मंथली बेसिस पे। इसके बाद आता है मेरा, कहाँ गया, हाँ, जीएसटीआर 2B। ये जीएसटीआर 2B क्या है, इनवर्ड डिटेल होती है रिसिपिएंट की, उसने खरीदा कितना वो 2B में आता है, बेचा कितना 3B में आता है, जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई का पूरा एक स्टेटमेंट जाता है। अब हुआ क्या, सेक्शन 38 बोलता है कि जीएसटीआर 1 में सारी डिटेल देनी होगी, आउटवर्ड सप्लाई जितना भी किया है मेरे रजिस्टर्ड पर्सन ने। जब वो जीएसटीआर 1 में ये डिटेल देगा वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है किसमें, जीएसटीआर 2B में। जो जीएसटीआर 2B किसके पास जाता है, मेरे रिसिपिएंट के पास जाता है। अब इस जीएसटीआर 1 में वो बता देगा कितना एलिजिबल क्रेडिट है, कितना एलिजिबल क्रेडिट नहीं है, उसके हिसाब से ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी चीजें कि कितना आईटीसी एलिजिबल है और कितना एलिजिबल नहीं है। यहां तक हम पढ़ चुके। तो प्रॉब्लम क्या है, बोलते हैं आईटीसी कब अवेलेबल नहीं होगा। मैम वो कैसे डिसाइड होगा कि ये आईटीसी एलिजिबल है या इनएलिजिबल, जब सप्लायर बता रहा है मैंने सप्लाई किया, सप्लायर भी डिसाइड कर सकता है एलिजिबल है या नहीं है। तो मैम वो सप्लायर कब डिसाइड करेगा कि ये आईटीसी इनएलिजिबल है। और अगर मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ चुका है तब मैं ले सकती हूँ या नहीं ले सकती वो आईटीसी, तब कैसे डिसाइड होता है, तब वो सेक्शन नंबर 16, 17 के बेसिस पे होता है। बट सप्लायर कब डिसाइड कर रहा है कि ये एलिजिबल है या नहीं, तो सप्लायर तब डिसाइड करेगा, ये एक नया रजिस्टर्ड पर्सन है, सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन नया रजिस्टर्ड पर्सन है, और उसके लिए कुछ टाइम पीरियड है जो स्पेसिफाई कर रखा है कि इतने टाइम पीरियड में तेरे को रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए था। तो अभी कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है, बट यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेंट है और न्यू रजिस्ट्रेंट के लिए टाइम पीरियड दे कि इतने टाइम में रजिस्टर हो, तभी तुम्हें क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। तो अगर वो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के बीच में उसने जितना भी परचेस किया अभी तो इनएलिजिबल है ना, क्योंकि अभी वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। या फिर टैक्स पेमेंट में डिफॉल्ट कर रखी है, तो कुछ टाइम पीरियड दिया था कि इतने टाइम पीरियड में टैक्स पेमेंट कर देना, अब क्या हुआ, सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया, वो अलग चीज है। यहाँ पे रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट ने अगर टैक्स पे नहीं किया तो भी तो क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया ना, तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा। या फिर जब मेरा सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा है, वो बता रहा है कि उसने इतना सप्लाई किया, इतना सप्लाई किया, जिसके रिस्पेक्ट में 10 लाख सपोज करो जीएसटी पेबल आ गया, और जब वो रिटर्न फाइल कर रहा है आउटवर्ड सप्लाई का, आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न फाइल करते वक्त बोल रहा है मेरा 3 लाख की जीएसटी पेबल। अरे ऐसे कैसे, आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, बोल रहे हो जीएसटी पेबल 10 लाख है, अब जब तुम रिटर्न फाइल कर रहे हो, रिटर्न फाइल करते वक्त सिर्फ 3 लाख का जीएसटी पे कर रहे हो,
आईटीसी नहीं देंगे सामने वाले को, गलती सप्लाई की भुगत कौन रहा है? मेरा रिसिपिएंट। मैम आपने आईटीसी अवेल कर लिया, लेकिन जितना आईटीसी अवेल करना चाहिए था उससे ज्यादा जीएसटीआर 2B में दिख रहा है तुमको, इनवर्ट सप्लाई किया, इनवर्ट सप्लाई जो तुम्हें रिसीव हुआ जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि सपोज करो 7 लाख का तुम आईटीसी ले सकते हो, तुम अवेल कर रहे हो 8 लाख का आईटीसी, ये क्या बात होगी? या फिर तुमने कुछ भी टैक्स लाइबिलिटी जो भी पे करनी है, टैक्स लाइबिलिटी पे करने में कुछ तो डिफॉल्ट किया है, तो रिसिपिएंट ने डिफॉल्ट किया हो, सप्लायर ने डिफॉल्ट किया हो, ये सारे केसेस दे रखे हैं सेक्शन नंबर 38 ने, जिसके बेसिस पे वो तुम्हारा आईटीसी सीधे सीधे क्या कर देंगे, तुम्हारा आईटीसी बोल देंगे इनएलिजिबल। बाकी ये सारी चीजें हम कर चुके हैं कि जो भी सेल्फ असेस किया हुआ है तुमने, टैक्स रिटर्न भर के बताते हो इतना टैक्स पे करना है, इतना मेरा आईटीसी अवेल करना है, वो तुम अवेल कर सकते हो। आगे जाके कभी भी इनएलिजिबल होता है वो, तो तुम्हें आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। और बार बार यही चीजें आएंगी कि जब तक सप्लायर नहीं लिखेगा आउटवर्ड लाइबिलिटी, आउटवर्ड सप्लाई करते वक्त कि तुम्हें सप्लाई किया है, वो कंडीशन कंप्लाई नहीं हो रही, तुमको आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब सप्लाई से एक भी इनवॉइस मिस हो गया तो वो बेचारा जिसका इनवॉइस मिस हुआ है, ही विल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी। अंडरस्टूड? बाकी ये सारी की सारी चीजें अभी हम कर चुके हैं, एनालिसिस सेगमेंट चल रहा है फॉर सीए फाइनल, सीए इंटर, जस्ट गो थ्रू द रीडिंग ऑफ दिस टॉपिक, खत्म। यहाँ हमने कंप्लीट किया है सेक्शन नंबर 16। नाउ वी विल स्टार्ट, मैं स्टार्ट करूंगी सेक्शन नंबर 17, 18। अब जो बचा हुआ ना मेरा हार्डली 2 घंटे का पार्ट है। अब पूरा पूरा कितना है? 2 घंटे का पार्ट है, बट यहाँ पे मैं इस वीडियो को जरूर कट डाउन करना चाह रही हूँ। रीजन बीइंग इसे कट करने का यहाँ पे, क्योंकि ये वाला 16 में बहुत सारा एनालिसिस है, फॉर द सीए इंटर ये हैवी, सीए फाइनल वालों के लिए शायद नहीं हो सकता, बट सीए इंटर के स्टूडेंट के लिए ये पार्ट हैवी है। तो 17, 18, 19 और आपका जो पूरा रेस्ट्रिक्शन वाला पार्ट है दैट विल बी वन ओनली, वो एक ही वीडियो में सब कुछ होगा। उसके बाद 1 या 2 वीडियो आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग अपलोड होंगे आईटीसी के, ठीक है? तो ये तो फुल फ्लेज ही हो गया एक तरह से आपके लिए। गो थ्रू करो, अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करो, और वीडियो अगर अच्छा है तो कंजूसी तो मत करना, ना लाइक करने में, ना शेयर करने में, ना कमेंट करने में, क्योंकि जब मैं सीए इंटर वालों के स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, जो मैं कमेंट पढ़ती हूँ, I literally feel कि I'm not getting any consideration to be honest, but what I'm getting, that word of motivation बहुत बहुत अच्छा होता है। हर किसी का कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है, एंड व्हेन नाउ आई एम गेटिंग कि फाइनली जो मुझे पहुंचाना है वो पहुंच रहा है स्टूडेंट्स तक, क्योंकि आई डोंट हैव बहुत सारे व्यू नहीं है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, बट जब इतने कम में अगर वो पहुंच रहा है तो अच्छी फीलिंग आती है कि फाइनली स्टूडेंट्स आर एक्सेप्टिंग दैट थिंग, उन्हें समझ में आ रहा है, उन्हें अच्छा लग रहा है, तो मेरे ये जो एफर्ट्स है वो वेस्ट नहीं हुए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं पार्ट 2 में, एंड पार्ट 2 विल कवर 17, 18, 19, बहुत सारी चीजें होंगी। अब पार्ट 2 तो थोड़ा हैवी होगा क्योंकि उसमें एक साथ सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, और वो थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है आपके लिए। चलो बाय बाय।